At the age of 14, I started learning astrology. So you started with Vedic astrology. I started with Vedic astrology. Then I come with an Anokhi Vidya boss. That attracted me a lot. There was nothing but लाल किताब. उसकी ब्यूटी ऐसी थी ना कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन. लाल किताब के थ्रू आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा. रिजल्ट लाने के लिए सबसे पहले आपको लाल किताब को अच्छे से सीखना पड़ेगा. आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ टू एन इंटरनेशनल रिसर्चर ऑफ लाल किताब. तो मेरे को ये पता चला कि आपने काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम कर रखा है. आई हैव सुबोध भावे ऑन बोर्ड, आई हैव हार्दिक जोशी ऑन बोर्ड, और मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि उनकी फैमिली मेरे काफ़ी क्लोज है. सुशांत सिंह राजपूत, हल्दीराम इज़ माई क्लाइंट. लाल किताब में काला जादू होता है. आप पूरी ताकत लगा दीजिए, मैं तो बोलूँ इनफैक्ट वागीश जी आप खुद 8 साल दे दीजिए अपने लाइफ के और पढ़ के बता दीजिए लाल किताब. कुंडली देखते से पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है इंसान के लाइफ में. दैट वाज द ब्यूटी. तो लाल किताब का ओरिजिन रावण ने लिखी है. लाल किताब रावण के टाइम से ओरिजिन है. मैं इसको स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इसको रावण ने लिखा हुआ है. So, hello everyone. Welcome to our another episode of podcast series here at LearnCast X AstroLearn. तो आज we have come up with a very interesting, very fascinating और बहुत ही powerful topic. एक बहुत ही प्राचीन विद्या के बारे में आज we'll be having a discussion with a very important, very renowned personality today. Dr. Mahesh Mankar. He's a celebrity astrologer. बेस्ट लाल किताब एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया. आप गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा. आप उनके बारे में काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं. PhD इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, रिटन थीसिस ओवर कालसर्प दोष, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होगा. तो वी एट एस्ट्रोलर्न ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस. आप लोगों को जितना ज़्यादा सिखा पाएँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जितनी नॉलेज दे पाएँ, ताकि यू गाइज कैन हेल्प योर फैमिली, यू कैन अपलिफ्ट योर लाइफ, मेक योर लाइफ बेटर. तो उसी परंपरा को कायम रखते हुए आज वी हैव कम अप विद दिस टॉपिक. वागीश दिस साइड एंड वी हैव डॉक्टर महेश मानकर विद अस. कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया एकदम. तो सर, आपके बारे में ऑडियंस ज़रूर जानना चाहेगी. पहले एक बार आप खुद को प्लीज़ इंट्रोड्यूस कर दें. यस, सबसे पहले तो है ना, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर. मतलब मैं सच में तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पूरे एस्ट्रोलर्न कम्युनिटी का, पूरे लर्नकास्ट कम्युनिटी का, कि आज मुझे यहाँ पे बुलाया. थैंक यू सो मच फॉर दिस. अब आपने जैसे बोला कि अपने बारे में कुछ बताइए, मैं ना इसको एक स्टोरी के फॉर्म में बताना पसंद करूँगा. बिल्कुल बिल्कुल. आई होप इफ़ यू डोंट माइंड. नो नो नो. चलिए, बहुत बढ़िया. एक कहानी ऐसी है ना कि एक बच्चा जिसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी. मेरी माँ जो ये प्रॉब्लम को देख रही थी कंटिन्यूस, और इस प्रॉब्लम को देखते देखते उनको ऐसे लगा कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्यों आ रहा है हमारे साथ ही इतने प्रॉब्लम्स, क्यों. और वो फिर हमें ले जाती है एक एस्ट्रोलॉजर के पास में. एस्ट्रोलॉजर के पास में जब हम गए तो उस एस्ट्रोलॉजर ने मेरे बारे में, मेरे भाई के बारे में, मेरे माँ के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें बताई, और काफ़ी फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल थी. मतलब शॉकिंग, यार इतना कैसे एक व्यक्ति को पता होगा किसी बारे में. तो मुझे वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी अट्रैक्ट कर गई. मैंने इसको सोचा कि यार इसको ना पढ़ना चाहिए, और फिर मैंने इसके ऊपर पढ़ाई शुरू की. और मैंने पढ़ाई कब शुरू की पता है? जब मैं 14 साल का था. एट द एज ऑफ 14 आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी. और फिर मैंने अच्छे से पढ़ा, 3 साल इसकी कंटिन्यूस पढ़ाई की. एंड देन मैंने सोचा कि इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा, इसको ऑफिशियली कर सके, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कर सके. एंड एट द एज ऑफ 17 आई स्टार्टेड एस्ट्रोलॉजी ऑफिशियली. अच्छा. और वो टाइम पे फिर वही एक छोटा सा बच्चा, कौन विश्वास करेगा, क्या करेगा. फिर मैंने सोचा कि किसी एस्ट्रोलॉजर के अंदर में मैंने काम करना चाहिए, यू नो आई शुड वर्क अंडर हिम. तो एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है, उनके अंडर में मैंने इसका काम शुरू किया. आई वॉज वेरी मच हैप्पी, ही वॉज वेरी मच हैप्पी बाय माई वर्क. जब वो अवेलेबल नहीं होते थे, मैं उनके क्लाइंट्स के साथ में डील करता था. सो आई वॉज इन टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट. सो यू स्टार्टेड विद वैदिक एस्ट्रोलॉजी. आई स्टार्टेड विथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी. तो काम चल रहा था, काफ़ी अच्छा चल रहा था, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे, क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे. एंड देन एट द एज ऑफ 24 आई स्टार्टेड माई ओन सेंटर्स. मैंने मेरे खुद के सेंटर के ऊपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी ओनली, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम करना मैंने शुरू किया. देन आई कम विथ एन अनोखी विद्या बॉस. दैट अट्रैक्टेड मी अ लॉट. देयर वाज नथिंग बट लाल किताब. लाल किताब के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें सुनाई आ रही थी मुझे. अब क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में था तो मुझे पता था कि कौन से ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है. सो आई कम अप विथ लाल किताब. मतलब मुझे पता चला. एंड उसकी ब्यूटी ऐसी थी ना कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन. अगर देखिए क्या होता है ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आपको पता होना चाहिए. लेकिन लाल किताब एक ब्यूटी है. अगर आप
वो ब्यूटी को अच्छे से सीख लो ना, तो आपको पूरी लाल किताब आ जाएगी, सारी की सारी एंटायर लाल किताब। सो वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन वहाँ से शुरू हो गए और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते थे। इनफैक्ट मुझे मेरे गुरु जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सिखाई है, वो भी मुझे लाल किताब के उपाय थे करके तब पता चला जब मैंने वो लाल किताब में देखे, है ना। तो वहाँ से मैं फिर अट्रैक्ट हो गया, आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लाल किताब एंड देन आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ टू एन इंटरनेशनल रिसर्चर ऑफ लाल किताब। और आज की डेट में मेरे सारे, अगर आप मेरे वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे, कहीं पे भी आप मेरे बारे में पढ़ेंगे, सो यू विल कम टू नो दैट आई एम इनटू लाल किताब ओनली। और लोगों को मेरा लाल किताब का नॉलेज ही अच्छा लगने लगा एंड अभी फिर मैं टोटली आई एम एंटायर इनटू द लाल किताब एंड वास्तुशास्त्र ओनली, दैट्स इट। अच्छा, मैंने आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी थी, तो मेरे को ये पता चला कि आपने काफ़ी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम कर रखा है। तो कैन वी डिस्क्लोज़ देम अभी? बिल्कुल उनके नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मराठी फिल्म इंडस्ट्री इज़ द ग्रोइंग फिल्म इंडस्ट्री एट द मोमेंट, बराबर। तो वहाँ से भी आई हैव लॉट्स ऑफ क्लाइंट, आई हैव सुबोध भावे ऑन बोर्ड, आई हैव हार्दिक जोशी ऑन बोर्ड, राइट। अगर आप साउथ फिल्म की बात करें तो साउथ के रिनाउंड एक्टर, मेरे एक पॉडकास्ट में भी मैंने उनका नाम डिस्क्लोज किया था, महेश बाबू, किच्चा सुदीप, राइट। एंड आई हैव लॉट्स ऑफ बिजनेस टाइकून्स ऑल्सो। आपने हल्दीराम का नाम सुना होगा, हल्दीराम इज़ माई क्लाइंट। आपने रामजीज का नाम सुना होगा, रामजीज आर माई क्लाइंट, राइट। सो आई डू हैव लॉट्स ऑफ पॉलिटिशियंस ऑल्सो। आपने कुछ पॉलिटिशियंस के नाम भी सुने होंगे जो महाराष्ट्र से काफ़ी अच्छे बिलोंग करते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर एक जो अभी फाइनेंस में काफ़ी अच्छा नाम है, सुधीर मुनगंटीवार, राइट। फिर उसके बाद में आई डू हैव लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। आई डू हैव सम स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ऑन बोर्ड, राइट। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ में अगर हम लोग बात करें, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, आजकल स्पोर्ट्स आया तो क्रिकेट ही आ जाता है, राइट। आई डू हैव फ्रॉम अदर सेक्टर्स ऑल्सो। फुटबॉल में अक्षय यादव जिसने इंडिया टीम से खेला था फुटबॉल में, ही इज़ माई क्लाइंट। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो जिनके साथ में मेरा अच्छा खासा रिलेशन भी है, मैं उनका ऑफिशियल एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। ठीक है सर, एक डायरेक्शन देते हैं। आज वी हैव स्टार्टेड विद लाल किताब। आई होप ऑडियंस इज़ वेरी इंटरेस्टेड, वेटिंग फॉर लाल किताब। लाल किताब के अराउंड बहुत सारे मिथ्स भी हैं। आई होप हमारी ऑडियंस जो आज देख रही है, मैं आप सभी लोगों से भी चाहूँगा कि आप लोग भी अपने मिथ्स कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप लोगों को क्या लगता है लाल किताब किसके बारे में है। टिल वी स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो मैंने जो सुन रखा है अपनी फैमिली में, मैं उसके बारे में बता देता हूँ, या मैं अपने सराउंडिंग्स में अपने दोस्तों से, या मैं भी इसी फील्ड में अब थोड़ा पढ़ रहा हूँ, तो मैंने क्या सुन रखा है कि लाल किताब में काला जादू होता है, लाल किताब से टोटके होते हैं, वशीकरण होते हैं, लाल किताब आपकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी रेमेडीज़ इतनी अगर हल्की सी भी इधर-उधर हो जाएँ। अगर थोड़े पॉजिटिव्स की बात करें इसकी, तो पॉजिटिव्स में ऐसा लिखा हुआ है कि लाल किताब के थ्रू आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। देयर इज़ एवरी सॉल्यूशन, देयर आर न्यूमरस सॉल्यूशंस फॉर न्यूमरस प्रॉब्लम्स इन लाल किताब, लाइफ का हर आंसर मिल जाएगा। तो आप थोड़ा इस पे थ्रो कीजिए लाइट्स कि एक्चुअली लाल किताब में है क्या है? देखिए, अगर गारंटीड रिजल्ट्स लाना या गारंटीड रिजल्ट्स देना ये काला जादू का पार्ट होगा, तो हाँ, लाल किताब काला जादू है। क्योंकि क्या होता है ना, लाल किताब से गारंटीड रिजल्ट्स मिलता है सर। अच्छा। और देखो ना, आज की डेट में क्या हो जाता है, गारंटीड रिजल्ट्स पाना मतलब एक सडन मैजिक ही तो हो जाता है। तो इसीलिए लोगों ने इसको एक डायरेक्शन दे दिया, काला जादू, बराबर, टोटके, राइट। सो इसीलिए लाल किताब को इन सारी चीज़ों से कंपेयर किया, पर ऐसा है कुछ नहीं बीच में। पर ऐसा कुछ नहीं है। लाल किताब इज़ द पवित्र फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इसको प्रॉपरली डिराइव किया गया है। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से डिराइव किया गया है तो फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी काला जादू हो जाएगा, विच इज़ नॉट राइट। ये काफ़ी पवित्र विद्या और मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव भी कर सकता हूँ, और इनफैक्ट मैं करूँगा भी हमारे पॉडकास्ट में। आई विल प्रूव दिस साइंटिफिकली कि कैसे एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस, ग्रेट, राइट। ग्रेट। अब क्या हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ। वैदिक की बात करें तो वैदिक एक वास्ट सब्जेक्ट है, वहाँ से फिर एक छोटा सा सब्जेक्ट बाहर आया जिसको कहा जाता है लाल किताब, विच इज़ नोन फॉर इट्स एक्यूरेसी एंड गारंटीड रिजल्ट्स, बराबर। अब ये लिखी गई है पंडित रूपचंद जोशी जी ने, 5 बुक सीरीज़ के फॉर्मेट में इसको लिखा गया है, राइट। अब क्या हो जाता है, जब ये 5 बुक सीरीज़ के ऊपर कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया ना, तो लोगों ने देखा कि इसके जो रिजल्ट्स है वो अनबिलीवेबल आ रहे थे। अच्छा। तो लोगों ने सोचा कि भैया चलो इसको लिखा जाए, और फिर छोटी छोटी किताबें लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। जो सिंगल किताब आप देखते हो ना जिसके ऊपर लाल किताब लिखा रहता है, वो असली लाल किताब है ही नहीं। तो मतलब जो हम गूगल सर्च करते हैं अभी लाल किताब, ये बिल्कुल। जितनी भी बुक्स हमें दिखती हैं, इनमें से बिल्कुल। कोई भी ओरिजिनल फॉर्म नहीं ये है। ओरिजिनल लाल किताब है ही नहीं बॉस। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ये थोड़ी सी पब्लिश हो जाए, इसके ऊपर क्या किया लोगों ने, उसके टाइटल्स दे दिए, लाल किताब के टोटके, लाल किताब के अनोखे नुस्खे, और उसके ऊपर बुक्स पब्लिश कर दी रेमेडीज़ के ऊपर।
बराबर। लेकिन रेमेडीज भी ऐसी नहीं की जाती कभी भी। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक लाल किताब लेके आओ, खरीदो, उसको पढ़ो और उसके उपाय करने शुरू कर दो तो भैया रिजल्ट मिल गया, है ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट। रिजल्ट वैसे तो मिलेगा नहीं आपको। रिजल्ट लाने के लिए सबसे पहले आपको लाल किताब को अच्छे से सीखना पड़ेगा, है ना। अपनी बर्थ चार्ट के ऊपर अच्छे से काम करना पड़ेगा, अपने प्लैनेट्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उसका उपाय करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो फिर वो तो है भैया, फिर आग तो लगेगी लाइफ में। अगर आप देखिए आधा अधूरा जो ज्ञान है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। और आधे अधूरे ज्ञान के साथ में अगर आप कोई भी उपाय करोगे तो समझ लेना कि फिर छुरी जो है वो आपने खुद अपने हाथ पे यहाँ पे रख ली है, बस चलाना है। राइट। दिस इज द रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाल किताब, या डेफिनेशन मैं कहूँगा, जो हम सर्च करते हैं, नॉट राइट। वेरी ओरिजिनल फॉर्म्स आप कहते हो वहाँ पे कुछ भी। अच्छा, आप अभी मेंशन कर रहे थे जब लाल किताब के ओरिजिन के बारे में, मैंने जो सुन रखा है मेरे हिसाब से तो लाल किताब का ओरिजिन रावण ने लिखी है। लाल किताब रावण के टाइम से ओरिजिन है, पर आपने अभी मेंशन करा कि रूपचंद जोशी जी ने लिखी है। एग्जैक्टली देखिए अभी मैं आपको खुद बता दूं कि मैं इसको स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इसको रावण ने लिखा हुआ है, क्योंकि रावण संहिता में भी बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख है, ओके, अगर हम लोग देखें अच्छे से। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट प्रैक्टिकल प्रूफ वी हैव दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। राइट, बराबर। राइट। मेरा इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। अगर एक दो सबूत मुझे मिल जाता है तो मैं इसका PIL भी काफ़ी जल्दी डाल दूंगा कि हाँ दिस हैज़ बिन रिटन बाय रावण। बट एट द एंड ऑफ द डे करंटली अगर हम लोग देखें तो लाल किताब को प्रॉपरली जो सबूत एग्जिस्ट करता है आज की डेट में वो है पंडित रूपचंद जोशी की 5 बुक सीरीज। ओके, ग्रेट। राइट। एंड पंडित रूपचंद जोशी ने काफ़ी इंटेलिजेंटली इसको लिखा हुआ है। अभी आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो वी कैन नॉट, बिकॉज बहुत सारे इंटरनेट पे आज भी लिखे हुए हैं कि बहुत सारे लोगों ने कहा है लाल किताब इज़ रिटन बाय रावणा, है ना। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे हाथों में क्या है? मेरे हाथों में तो पंडित रूपचंद जोशी के वो 5 बुक्स है जो उन्होंने 1939 से लिखना शुरू किया। राइट। तो मुझे ही उन्हीं को मानना पड़ेगा। सो एट द एंड, और मैंने पढ़ा भी उन्हीं को ही है एट द एंड ऑफ द डे, सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। अच्छा, कोई भी जैसे हमारे ऑडियंस में से, या मैं चाहूँ लाल किताब सीखना, काफ़ी फैसिनेटिंग है लाल किताब सुनना, रावण के बारे में सुनना, कहाँ से ओरिजिन हुआ। कोई भी सीखना चाहे तो क्या हम वो 5 बुक्स पढ़ के खुद ही सीख सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों? आप पूरी ताकत लगा दीजिए, मैं तो बोलूँ इनफैक्ट वागीश जी आप खुद 8 साल दे दीजिए अपने लाइफ के और पढ़ के बता दीजिए लाल किताब, आपको समझ में ही नहीं आएगा पंडित रूपचंद जोशी जी कहना क्या चाहता है। सबसे पहले उसकी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, अच्छा, डिफिकल्ट लैंग्वेज। बहुत डिफ़िकल्ट है। मुहावरों के फॉर्मेट में उसको पढ़ना पड़ेगा, अरमान और फरमान के फॉर्मेट में आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, उर्दू के शब्दों का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो वही होता है ना, लोगों ने ली है एक्चुअली 5 बुक सीरीज ली, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आया कि भैया करना क्या है ना। और इसका फ़ायदा किसने उठाया? जो वो सिंगल किताबें लिखी हुई है, पब्लिश्ड हुई है हिंदी में, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। लोगों को लगता है कि भैया यार एक छोटी सी किताब है, लाल 5 बुक सर इतनी बड़ी और इतनी मोटी है। यानी कि ऐसा हो गया कि जिनको कुछ पता ही नहीं था तो उनके लिए कोई भी इंटरप्रिटेशन आई वो उनके लिए ट्रुथ है, ट्रुथ है। तो वो और किसी को भी मानते चले गए और प्रमोट करते चले गए, ऐसा। प्रमोट करते चले गए और लोगों को वही लगने लगा कि भैया यही लाल किताब है, इसी को पढ़ लो, लाल किताब के टोटके लिखे हुए हैं। अब लोगों को मैजिक क्या हुआ पता है? उसमें जो रेमेडीज़ दिए वो असली लाल किताब के रेमेडीज़ है। कुछ लोगों को रिजल्ट्स मिल गए तो उन्होंने लाल किताब की पॉजिटिविटी को स्प्रेड किया। कुछ लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिले तो उनको बैकफायर कर गया। भैया अगर आपको लाल किताब नहीं आता है ना तो आप रेमेडीज़ ना करें, पहले आपको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली लाल किताब क्या है। हाँ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। प्रॉपर चैनल, प्रॉपर तरीकों के थ्रू आप लाल किताब को पढ़ सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। राइट। सो लाल किताब के साथ में कभी छेड़खानी भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप खुद 5 बुक सीरीज अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, बट वो डोंट गो फॉर दैट सिंगल कॉपीज बॉस। दैट इज नेवर अ लाल किताब। ऑल राइट। अच्छा, आपने अभी ये कहा कि उसको उर्दू के लफ्ज़ों में लिखा हुआ है एंड वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। कि उर्दू काफ़ी अच्छी लग रही है सर। लफ्ज़ सुन के ही काफ़ी अच्छा लगा। तो उसमें आपने आपने खुद कैसे सीखी है लाल किताब? सर आपको मैं बता दूं, मैंने कहा जब मैंने लाल किताब में मैंने एंट्री की है ना, या लाल किताब को जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, मैंने एक हायर किया व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको उर्दू और हिंदी दोनों चीज़ें आती हो प्रॉपरली। मैंने आई हैव पेड 25,000 रुपीज़ पर मंथ टू दैट पर्सन। और कितने साल के लिए आपको पता है? फॉर 8 ईयर्स। हाइक देना था वो अलग दिया मैंने उसको, उसके सैलरीज में। ही वॉज माई एम्प्लॉय, नॉट ही वॉज, ही इज़ माई एम्प्लॉय, ही इज़ ऑल्सो करेंटली वर्किंग विथ मी।
बराबर, मेरा कंटेंट वाला बहुत सारा पोर्शन वही देखते रहता है अभी। ऑलराइट। तो आप जो मेरा कंटेंट देखते हो ना, उस पर बहुत सारा हाथ उसका भी होता है ना। तो मैंने उसको हायर किया, मैंने प्रॉपरली लिखा कि ये क्या कहना चाहते हैं हमारे पंडित रूपचंद जोशी जी। फिर मैंने उसको अच्छे से सीखा, उसको समझा। सिर्फ समझा नहीं, मेरे पास में तभी से क्लाइंट आते, बिकॉज आई अर्लियर सेड कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हूँ। मैंने इम्प्लीमेंट किया और देखा कि बॉस ये तो फंटास्टिक है यार। इसी से ही क्लाइंट की ना कुंडली देखते से पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है इंसान की लाइफ में। दैट वॉज द ब्यूटी। सो इस हिसाब से फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। और मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि उनकी फैमिली मेरे काफ़ी क्लोज्ड है, सुशांत सिंह राजपूत। अच्छा, Yes. इनका आपने काउंसलिंग क्या? इनका रिसर्च पेपर मैंने लिखा है सर। अच्छा, यस, रिसर्च पेपर किस चीज़ का? परमिशन प्रॉपरली ली गई है Alright. और रिसर्च पेपर लिखा है उनके लाइफ के बारे में। अच्छा अच्छा। हाउ वॉज ही बोलना पड़ेगा बिकॉज ही इज़ नॉट विद अस। सो हाउ वॉज हिज लाइफ, हाउ वॉज हिज एंटायर लाइफ। ग्रेट सर, काफ़ी बढ़िया लगा इसके बारे में सुन के। मुझे नहीं पता था पर्सनली कि आपने सुशांत सिंह राजपूत का एनालिसिस भी कर रखा है लाल किताब के थ्रू। ग्रेट। अब आपने इतनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज मेंशन कर दी, ये ग्रह वो ग्रह, पहला घर, आठवां घर, सातवां घर, राहु, शनि। हो सकता है ऑडियंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो समझना। गोइंग फॉरवर्ड हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, ताकि आज का एजेंडा हम ये रखेंगे कि हम लोगों को सिखाएं भी थोड़ा बहुत लाल किताब के बारे में। वील टीच देम अबाउट द बेसिक्स ऑफ लाल किताब। तो वील स्टार्ट विद यही ग्रह, ये सब क्या है, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं लोगों को, जो भी प्रेरिक्विजिट्स रिक्वायर्ड है। सो वील स्टार्ट विद बेसिकली, अगर हम एक एक्चुअली डिफाइन करें द डिफरेंस बिटवीन लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, व्हाट मेक्स इट एक्सक्लूसिव, क्यों अलग करते हैं लाल किताब को? लाल किताब में ऐसी क्या चीज़ है जो वैदिक फुलफिल नहीं कर सकता? क्या इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है? एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए उसके बारे में। बिल्कुल शॉर्ट। इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि हमें डिफरेंशिएट करना है दोनों को, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब को। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूँ ना सर, ये एक बहुत बड़ा समंदर है। आज भी कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजर ऐसा कभी नहीं कहता हुआ दिखेगा कि भैया मेरे को पूरा वैदिक आता है करके। आप नए क्लाइंट से जब भी मिलोगे ना सर, तो वैदिक का कोई ना कोई नया पॉइंट आपके सामने आएगा और आप तभी सीखोगे। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग जर्नी। लाइफ लॉन्ग जर्नी है सर। कोई कभी, इवन बेजान दारूवाला का खुद का स्टेटमेंट है सर, अच्छा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कभी भी कोई पूरा सीख नहीं सकता, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। अब मैं बात करता हूँ कि इसके ऊपर सर सोल्यूशन क्या। इसके ऊपर सोल्यूशन है एक ऐसा आदमी जिसको कहा जाता है द जीनियस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पंडित रूपचंद जोशी। अब इनके अंदर ना सर एस्ट्रोलॉजी का बड़ा कीड़ा है। ही इज़ द असली रिसर्चर। मैं ना बहुत मानता हूँ सर उनको, ही इज़ द असली रिसर्चर, ही इज़ द किंग। इन्होंने क्या किया कि भैया फिर इसको क्या करें, इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है। लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते रहते सर, बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस। आपने सुना भी होगा ये Yes, चीज़। yes. जमता नहीं है, एक लेवल पे जाते हैं, फिर अपना सेंटर्स ओपन करते हैं, फिर उसको एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट टू लर्न, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसके ऊपर अल्टरनेटिव या इसके ऊपर प्रॉपर सोल्यूशन थे पंडित रूपचंद जोशी ने लिखी हुई लाल किताब। उन्होंने देखा कि क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, बराबर। और फिर उसके अलग स्वरूप में उन्होंने देखा जो इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है सर? प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है? प्लैनेट्स। और इंपॉर्टेंट क्या है? उनके मित्र और शत्रु। और इंपॉर्टेंट क्या है? फिर सारे के सारे घर जिन्हें ओरिजिनल लाल किताब की भाषा में खाना कहा जाता है। जहाँ पे आपने बोला पहला घर, दूसरा घर, तो वो खाना नंबर 1 और खाना नंबर 2 है एक्चुअली। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साहब ने उसी को डिकोड कर लिया और उसी को डिकोड करके बनाया गया लाल किताब, राइट। अब लाल किताब की ब्यूटी क्या हो गई मैं आपको बता देता हूँ। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन करते हैं सर, तो आपको बता दूँ प्लैनेट्स की डिग्रीज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर निगलेक्ट करता है, नहीं करना चाहिए। आपको पता है कोई भी प्लैनेट एक पर्टिकुलर डिग्री में बैठ के काम अलग करता है सर। 0 to 9 में वो इतना ही काम करेगा, अच्छा 10 to 20 में उतना ही काम करेगा। तो डिग्रीज को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाल किताब ने उसको भी हटा दिया। लाल किताब ने खेल खेला सिर्फ प्लैनेट्स और खाना, यानी हाउसेस, अंडरस्टूड। तो उस पर क्या हो जाता है, फिर ज़बरदस्त काम होना शुरू हो गया। तो लोगों को एक कॉमन एक नॉलेज मिल गया, एक 5 बुक की सीरीज़ मिल गई। भैया इसको पढ़ो ना आप, तो भी आप किसी के भी कुंडली का डिटेल एनालिसिस कर सकते हो और अच्छे खासे रिजल्ट्स ला सकते हो। अब हज़ारों कंप्लेंट आपके पास में आएगी। कौन सी कंप्लेंट की? सर मेरे पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, अब मैं क्या करूं? ये बड़ा वाला सवाल है सर, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल।
मोस्ट लोगों का प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोगों के पास में एक पॉजिटिव चीज़ क्या होती है, टाइम ऑफ बर्थ का रेंज होता है। मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं शाम को 5 से 6 बजे के बीच में पैदा हुआ। अब ऐसे केस में वैदिक एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करोगे तो प्रेडिक्शन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, क्योंकि डिग्री इंपॉर्टेंट है। लाल किताब ने प्लैनेट्स की डिग्रीज नहीं देखी जाती है सर, नहीं देखी जाती लाल किताब में प्लैनेट की डिग्रीज। अब उसके वजह से ब्यूटी क्या हो गया, अगर आपके पास में आपका बर्थ टाइम का रेंज भी होगा ना, तो भी उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आपका प्रेडिक्शन एक्यूरेट आके बैठेगा। सो एक अनदर ब्यूटी है। तीसरा है सर, क्या हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको वैदिक से रिजल्ट्स लाने होते हैं ना, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बोला प्लैनेट्स की डिग्रीज इंपॉर्टेंट होती है। अब ये प्लैनेट की डिग्रीज को, अगर कोई प्लैनेट की डिग्री कम होगी, प्रॉपरली प्लैनेट वहाँ पे काम नहीं कर रहा होगा, तो क्या करना पड़ेगा, जेमस्टोन्स पहनने पड़ेंगे। कोई प्लैनेट नीच के इफेक्ट दे रहा होगा और दुष्टाना यानी 6, 8, 12 में नहीं बैठा होगा, तो उसके जेमस्टोन नहीं पहने जा सकते। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स पहनाते हैं जेमस्टोन, उसके भी नहीं पहने जाते। लेकिन बाकी अगर कहीं पे बैठा होगा, डिग्री उसकी कम होगी और नीच का इफेक्ट दे रहा होगा, तो ठीक है, डाल दो जेमस्टोन, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अब मैंने लाल किताब के हिसाब से बोला है सर, 6, 8, 12 के जेमस्टोन पहनोगे तो थोड़ा सा वहाँ पे प्लैनेट्स को बल मिलेगा। आपको देखना पड़ेगा मित्र बैठा है या शत्रु बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ सर, एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा जेमस्टोन का लॉजिक आ गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। लाल किताब कभी जेमस्टोन प्रमोट नहीं करता है सर। आपको पता है, लाल किताब में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको कोई भी महंगे उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्सपेंसिव शांति करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में रखी हुई छोटी सी छोटी चीज़ है सर। क्या रखा हुआ है मेरे पास में रखा हुआ है कप। कप से रिजल्ट दे सकता हूँ सर। अच्छा, मेरे पास में क्या रखी हुई है, किताब रखी हुई है, किताब से रिजल्ट आ सकता है। किताब तो छोड़िए सर, भागवत गीता रखी हुई है वहाँ पे, इससे तो और ख़तरनाक रिजल्ट आ सकता है। रामायण रखा हुआ है वहाँ पे, इससे तो और ख़तरनाक रिजल्ट आ सकता है सर। पानी रखा हुआ है ना, पानी से भी रिजल्ट दे दूंगा। ऐसे रेमेडीज़ है। तो इसीलिए क्या हुआ ना, लाल किताब के बारे में ये चीज़ें वायरल हो गई थी कि बहुत कम खर्चे में, कम खर्चा क्या सर, पानी तो रेडीली अवेलेबल है, ज़ीरो एक्सपेंस, इनफैक्ट ज़ीरो एक्सपेंस में हम उपाय कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने फिर लाल किताब के बारे में नेगेटिव भी फैलाना शुरू कर दिया, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इनफैक्ट। क्योंकि अब देखिए सर, एस्ट्रोलॉजी का 2 रेवेन्यू बनता है। आई विल बी वेरी फ्रैंक इन दिस पॉडकास्ट फॉर श्योर, ठीक है, बहुत सारी रियलिटी भी बताने वाला हूँ आज मैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के 2 रेवेन्यूज़ होते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। सबसे पहला रेवेन्यू बनता है कंसल्टिंग का। कोई क्लाइंट आपके सामने आता है, वो काउंसलिंग करता है, आप उसको डायरेक्शंस देते हो, उपाय बताते हो, क्लाइंट अपने घर में चलेगा। दैट इज़ फर्स्ट रेवेन्यू। सेकेंड रेवेन्यू जो बनता है, दैट इज़ थ्रू प्रोडक्ट्स एंड रिकमेंडेशंस। अब क्या प्रोडक्ट्स एंड रिकमेंडेशंस की ज़रूरत नहीं होती है? होती है सर। आप देखिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास में डॉक्टर से बात करोगे और घर चले जाओगे, तो बीमारी ठीक हो जाएगी? हो जाएगी ठीक? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर आपको क्या देगा, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा ना। प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि भैया ये गोली खाओ, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, 3 दिन खाना पड़ेगा, फिर बताना मेरे को आराम पड़ा कि नहीं पड़ा। यही तो एस्ट्रोलॉजी है सर। जो गोली, जो जेमस्टोन, जो क्रिस्टल ब्रेसलेट्स यूज़ करते हैं, वो क्या है, वो प्रिस्क्रिप्टेड बाय एस्ट्रोलॉजरी तो है। ज़रूरत तो पड़ेगी अगर रिजल्ट चाहिए, बराबर। सो एट द एंड ऑफ द डे क्या हो जाता है, रिकमेंडेशन, ये सेकंड रेवेन्यू आ जाता है हमारा, यानी एस्ट्रोलॉजर्स का जो रिजल्ट देता है। और मैं साइंटिफिकली ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि ये काम कैसे करता है। और थ्रू आउट द पॉडकास्ट, जैसे मैंने बोला, कुछ साइंटिफिक चीज़ों का डिस्कशन हम 101% करेंगे, बराबर। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे ये दूसरा रेवेन्यू बना। अब देखिए सर, कंसल्टिंग से अमाउंट उतना जनरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स है, उनको भी अपना घर चलाना है, बराबर। और एनर्जी एक्सचेंज तो होनी चाहिए, नहीं तो एस्ट्रोलॉजर के घर में बैंड बज जाएगी। कौन सी, मैं फाइनेंशियल बात नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर सर बैकफायर करता है। अगर वो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, वो बेचारे का बैंड बच जाएगा सर, वो अपने ऊपर ले रहा है। एनर्जी एक्सचेंज, दिस वर्क्स विद एनर्जी एक्सचेंज। उसने एनर्जी एक्सचेंज लिया, ठीक है, उसने 500 फीस चार्ज किया, बट एट द एंड ऑफ द डे उसको कुछ तो रेकमेंड करना पड़ेगा। अब रेकमेंड 2 वजह से किए जाते हैं। एक तो सबसे पहला वजह, क्योंकि वो आपको रिजल्ट देगा, और दूसरा उसका थोड़ा बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे रेवेन्यू इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से ये रिकमेंडेशन आ जाता है। बट अब लाल किताब ने क्या किया, ये गलत किया हुआ है। लाल किताब की सर एक ही निगेटिव चीज़ मैं बोलूँ कि ये दूसरा वाले तक नहीं जाने देता है।
अच्छा, मतलब रिकमेंडेशन No करने, product. नो रिकमेंडेशन ऑफ जेमस्टोन, नो रिकमेंडेशन ऑफ रुद्राक्ष, नो रिकमेंडेशन ऑफ एनी शांति। तो वहाँ पे हो गई सर गड़बड़, बराबर। तो लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट कर गई, अरे भैया कौन महंगे जेमस्टोन पहनेगा, है ना। तो इसीलिए लोगों को वो चीज़ इधर हिट कर गई, तो लाल किताब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने शुरू कर दिए। अब ये चीज़ें वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि लाल किताब का ज्ञान बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है बहुत सारे लाल किताब में, बराबर है। तो इसीलिए फिर बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स ने लाल किताब के बारे में निगेटिव फैलाना शुरू कर दिया। सो यहाँ से आ गए मिथ्स। और जैसा आपने बोला एडवांटेजेस, है ना, आपने कुछ एडवांटेजेस भी बताए, एकदम ट्रू है सर। लाल किताब के पास में हर एक चीज़ का जवाब है। मेरी शादी कब होगी, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको सर, सिर्फ और सिर्फ लाल किताब का वर्षफल। ये बड़ा अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट है। अगर आप वर्षफल को बनाना सीख गए, 35 साला चक्कर को सीख गए, लाल किताब दशा को अच्छे से सीख गए, और इससे अगर आप इवेंट प्रेडिक्ट करना शुरू कर दो ना सर, सबसे बढ़िया यही इवेंट प्रेडिक्ट करेगा। उतनी ही एक्यूरेसी, उतनी ही सिग्निफिकेंस के साथ प्रिडिक्ट होता है सब कुछ, जितना कि बाकी मोडालिटी। नहीं, उससे ज़्यादा। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो यस, मतलब इसकी रेमेडीज जो आपने कहा बहुत ही अफोर्डेबल रेमेडीज हैं जो घर पे ही करी जा सकती हैं, नॉट लाइक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड एनीथिंग, पर रिजल्ट सेम या उससे ज़्यादा। रिजल्ट्स उससे ज़्यादा सर। और रिजल्ट्स के लिए रुकना नहीं है ना ज़्यादा सर, 43 डे के उपाय है। अच्छा, खर्चा नहीं है 43 डे के उपाय, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, करके देखो। एक प्रॉब्लम बता दूं सर, रिजल्ट में क्या हो जाता है। आप किसी डॉक्टर के पास जैसे जाते हो, मान लो आपने उसके मेडिसिन ले लिए पूरे के पूरे, आपने उसके मेडिसिन खाए, अब आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आप दोबारा जाते हो कि नहीं जाते हो उस डॉक्टर के पास में मेडिकेशंस चेंज कराने के लिए। अरे वो भी इंसान है भैया, उससे भी गलती हो सकती है, बराबर। तो एस्ट्रोलॉजर्स को फिर क्यों आप गालियाँ देते हो अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। वो भी तो इंसान है, उसने भी तो रेमेडीज लिखे हुए हैं, उसने भी तो दिए हुए हैं। आप रिकंसल्टिंग के लिए जाइए ना। आपसे रिकंसल्टिंग का एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा चार्ज भी नहीं लेगा सर, बोलेगा जो भी दक्षिणा बनती है दे दीजिएगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करवाना है। तो आप फिर क्यों वापस उस एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते हो। वो भी इंसान है, वो भी गलतियां कर सकता है, उससे भी रिकमेंडेशन में कोई दिक्कतें हुई है। तो 43 डेज में अगर रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा लाल किताब से। लेकिन अगर नहीं मिलता है ना, तो ट्रीट हिम एज योर डॉक्टर सर। एक बीमारी ठीक कर रहा है, एक प्रॉब्लम्स ठीक कर रहा है, दोनों एट द एंड ऑफ द डे सेम ही है, बराबर। सो ट्रीट हिम एज योर डॉक्टर। वापस उसके पास जाइए, वो देखेगा कि वो कहाँ गड़बड़ कर दिया है ना, फिर आइडेंटिफाई करेगा कि कोई मेजर चीज़ तो नहीं छूटी उससे भैया। अगर वो मेजर चीज़ उससे छूट गई, तो पहले उस मेजर चीज़ को हटाना पड़ेगा। लाल किताब में भैया बड़े ही मेजर चीज़ें होती है। लाल किताब का ऋण यानी कर्जा, लाल किताब में बड़ा ही हानिकारक होता है, डेट्स। अच्छा, उसके ऊपर भी हम इसके बारे जरूर में भी आज चर्चा बात करेंगे। बिल्कुल, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे सर। ठीक है, ठीक है सर। एक बार शुरू करने से पहले लाल किताब के बेसिक प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो एक बिगिनर को अगर शुरू करना है लाल किताब के लिए, तो उसे पता होना चाहिए। ब्रीफली हम एक बार समझा दें, अगर मुझे भी आप समझा दो। बिल्कुल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लाल किताब सीखना शुरू करना है, तो आपको सर दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान चाहिए। सबसे पहले है प्लैनेट्स यानी ग्रह। तो ग्रहों के नॉलेज अगर आप अच्छे से ले लीजिए, है ना, प्लैनेट्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन से होते हैं, उनका नेचर क्या है, वो सारी चीज़ें अगर आप पता कर लेते हो, उनके मित्र कौन है, उनके शत्रु कौन है, बराबर। ग्रह किसका घर कौन सा है ना, या कौन से घर का कौन सा ग्रह है। एक कॉन्सेप्ट ऐसा लाल किताब में जिसको कहा जाता है घर का ग्रह, ग्रह का घर। तो इनको भी अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पहली होगी जो आपको आनी चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज घर यानी खाना, बराबर। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खाना नंबर 1 से लेकर अगर खाना नंबर 12, इन सारी चीज़ों की स्पेसिफिकेशंस आ गए आपके पास में, तो ये बेसिक चीज़ें आपको आगे लाल किताब में और एक्सपर्ट बना देगी। फिर उसके बाद में बहुत सारी डिटेल्ड चीज़ें आ जाती है सर लाल किताब की। देखिए, लाल किताब इज कंप्राइजेस ऑफ व्हाट एग्जैक्टली, मैं आपको बता देता हूँ। लाल किताब इज कंप्राइजेस ऑफ नंबर 1 थिंग, लाल किताब ग्रामर। आप अगर इसमें दिग्गज बन गए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक्यूरेट कुंडली पढ़ने से नहीं रोक सकती। दूसरा आ जाता है सर लाल किताब का वर्षफल। अगर आप वर्षफल को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि सर ज़रूरी नहीं है जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अभी करंटली एट द एंड ऑफ द डे, जो करंट प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो आपके नेटल चार्ट लग्न कुंडली टेवे से आया होगा। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हो सकता है वो वर्षफल के अंदर में करंटली कोई तो भी प्लैनेट गड़बड़ कर गए बॉस,
इसीलिए आपके साथ वो चीज़ हो गई है। तो लाल किताब वर्षफल। तीसरी चीज़ आती है सर लाल किताब के ऋण। ऋण, ऋण, डेट, लाइबिलिटीज, लोन, कर्जा, जो बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो, बराबर। तो इन चीज़ों को आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दिस इज थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बराबर। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट लाल किताब के उपाय, यानी लाल किताब रेमेडीज। तो इन चारों में एक्सपर्ट कर जाओगे आप अगर आपको प्लैनेट्स और हाउसेस अच्छे से आते हैं तो। ओके, तो प्लैनेट्स का कुछ अलग रोल है लाल किताब में, या प्लैनेट्स का क्या सिग्निफिकेंस है लाल किताब के अंदर? प्लैनेट्स के इफेक्ट को कैसे समझा जाता है लाल किताब में? आप इसके बारे में एक बार, अगर सारे प्लैनेट्स के बारे में एक बार बता दो। इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन गुरु जी की तरह समझाऊंगा सर। जिस हिसाब से गुरु जी का जो भाषा होता है समझाने का, उसी अंदाज में समझाऊंगा। अगर हम लोग प्लैनेट्स की बात करें तो हम लोग आज ना पूरे 9 ग्रहों को कवर करते हैं। एक और ब्यूटी है सर लाल किताब की, ये बहुत बढ़िया चीज़ बोल दी आपने। अच्छा हुआ कि आपने ये टॉपिक आज शुरू किया। अब वैदिक में क्या होता है सर, वैदिक में आपको उपग्रहों को भी संभालना पड़ेगा। उपग्रह यानी कौन से ग्रह? सब प्लैनेट्स। सब प्लैनेट्स यानी कौन से प्लैनेट्स? जैसे प्लूटो हो गए, यूरानस हो गए, नेपच्यून हो गए। क्या आपने कभी पंडित जी को देखा इनका पूजा पाठ करते वक्त? चलिए प्लूटो भगवान की शांति करते हैं, हैव यू हर्ड दैट? लेकिन शनि भगवान की करते हैं, बराबर। वैदिक में इसका ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन लाल किताब में गुरुजी ने क्या बोला सर, जब चली 9 ग्रह है, 9 ग्रहों की चाल चल रहा है सभी पंडित जी, तो लाल किताब में भी तो 9 होने चाहिए। तो लाल किताब ऑलवेज कंप्राइजेस ऑफ 9 ग्रह ओनली। यहाँ पे उपग्रह हट जाता है ना। तो आपको कभी भी उपग्रहों को भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो हम 9 ग्रहों को सीख लेते हैं आज अच्छे से, राइट। वी विल स्टार्ट विथ योर फेवरेट। बताइए सर, कभी ऐसा कोई रहा है आपका फेवरेट? मैं अब उल्टा पूछ रहा हूँ आज आपसे। मेरा, अगर मैं अपना बताऊं, तो मुझे 9 नंबर की सिग्निफिकेंस बहुत लगती है। मुझे 9 नंबर से बहुत अट्रैक्शन है, 9 और 7 से। ठीक है, तो मार्स से शुरू करना चाहते हैं आप, मंगल से शुरू करना चाहते हैं। चलिए मंगल, ये लाल कलर का और लाल किताब के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बोला ना सर, एवरीथिंग इज रिटन, सब लिखा हुआ है, क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है। देखिए मार्स को ही चुना आपने, यानी मंगल को ही चुना, बराबर। कहा जाता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं इनफैक्ट, बट मैं नहीं मानता इस चीज़ को। बहुत सारे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, बट मैं नहीं मानता, और गुरुजी ने भी नहीं माना इस चीज़ को, कि जिसका मंगल बद होता है। एक अलग ही कॉन्सेप्ट है मंगल बद और मंगल नेक, बड़ा ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है सर। जिसका मंगल बद होता है ना, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं पढ़नी चाहिए लाल किताब। उन्होंने कभी लाल किताब एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा, ऐसा कहा गया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर आपके प्लानिटरी पोजीशंस कुछ परमिट करते हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ लीजिए, बराबर। तो मंगल की बात आ गई, इसीलिए मैं बता रहा था, मंगल इज़ द कलर ऑफ रेड, बराबर। मंगल इज़ ऑफ रेड कलर, मंगल का लाल कलर होता है। तो हम लोग लाल किताब को मंगल से बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद मार्स, फाइन। अब देखते हैं मार्स के बारे में। अब मार्स क्या है सर? मार्स इज़ द सिंबल ऑफ करेज। क्या सिग्निफाई करता है ये? करेज। तो जब भी मार्स की बात आती है लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में, तो करेज को सिग्निफाई करेगा। जब भी मार्स की बात आती है लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में, तो खून को सिग्निफाई करेगा। जब भी मार्स की बात आती है लाल किताब में, तो आपके छोटे भाई को सम्मानित करेगा, मतलब सिग्निफाई करेगा, मतलब डिनोट करेगा। तो अगर आपको लाल किताब सीखनी है ना, मैं जो चीज़ें आज बताऊँ आपको, वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बस उसी के ऊपर आज भी इनफैक्ट जो पॉडकास्ट देख रहा है या पॉडकास्ट सुन रहा है हमारा, 101% बोल दूँ, ये पॉडकास्ट सुनने के बाद भी वो कुंडली पढ़ पाएगा, 101% पढ़ पाएगा। तो मार्स को इन तीनों चीज़ों से ही जोड़े। कौन सा? करेज, भाई आपका छोटा, और तीसरा खून। किसी की भी कुंडली एक्यूरेटली पढ़ पाओगे। सो दिस इज मार्स फॉर यू। अगर किसी की कुंडली में मार्स जो है वो मंदे हो गए, यानी मंगल भगवान मंदे हो गए, मंदे कैसे होते हैं, नेक कैसे होते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मंदे होते हैं तो तीनों में से तीनों के तीनों, या तीनों में से कोई दो, या तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम उस व्यक्ति को 101% होगा, पक्का होगा। तो अब हमने मंगल से शुरू किया है, तो आगे मंगल से ही चलते हैं, पीछे चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं बुध, यानी मर्क्यूरी। अब बुध के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन ऐसा है कि बहुत सारे लोग पैसों के लिए बुध को पकड़ते हैं। गलत है। पैसों के लिए बुध भगवान को मत पकड़िए भैया, कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पैसों के लिए पकड़ना है कि भैया मेरा पैसा बढ़ जाए, शनि महाराज ठीक कर लीजिए, है ना। बुध क्या है मैं आपको बता देता हूँ सर। देखिए, अगर आपको करियर में एंटर होना है, किसी भी करियर में, आपका गुरु अच्छा होना चाहिए सर।
करियर में एंट्री कौन दिलाएगा? गुरु भगवान दिलाएंगे आपको, गुरु ग्रह दिलाएंगे। लेकिन करियर में ग्रोथ कौन दिलाएगा? बुध दिलाएंगे, है ना। तो अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो बुध को पकड़ना पड़ेगा। अब सर करियर में ग्रोथ मिल रहा है तो क्या बढ़ेगा? मनी भाई, बराबर। अगर मनी भाई आपको बढ़ाना है, यानी पैसा आपको बढ़ाना है, तो आपको बुध को बढ़ाना पड़ेगा सर। बुध को ठीक करना पड़ेगा, बुध को नेक करना पड़ेगा, पैसा आपका बढ़ जाएगा। 101% आपका पैसा बुध ही बढ़ाएगा। तो ये पहली चीज़ हो गई। पैसा बुध क्यों बढ़ाता है? क्योंकि वो करियर को बढ़ाता है, इसीलिए हमेशा याद रखना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बुध यानी कौन? आपकी बेटी, यूर सिस्टर। आपकी बहन भी बुध के अंदर में ही आएगी। बहन कौन सी? छोटी बहन। बड़ी को मत पकड़ लेना सर, यही बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर गलतियां करते हैं। बुध मानो सारी बेटियां देख लेंगे, ठीक है। बुध मतलब ठीक है, बेटियां तो आ जाती है बुध के अंदर में, लेकिन सारी बहनें देख लेंगे नहीं। बुध मतलब छोटी बहन देखो। आपको और बताऊंगा लाल किताब से बहुत सारी चीज़ें आगे। फिर बड़ी बहन किसके अंदर में आता है, बड़ा भाई किसके अंदर में आता है, थोड़ी देर में हम लोग कवर करेंगे। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। और बुध मतलब सर तीसरी चीज़ आपके मसल्स, बराबर। अगर एक वर्कआउट करने वाला बंदा है, उसका बुध कमज़ोर है, पक्का मसल्स में कोई ना कोई गड़बड़ करवा के आएगा जिम से। 101% करवा के आएगा, इतना ज़बरदस्त होता है ये बुध। उसके बाद आते हैं हमारे गुरु। अब गुरु क्या है सर? जिनकी कुंडली में करियर में एंटर करना है, उनका गुरु ठीक होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, राइट। पहली चीज़ हो गई। दूसरा यानी गुरु क्या होता है? हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं, जैसे आपका बड़ा भाई गुरु के अंदर में आता है। मैंने बुलाया था, मैं बताऊंगा गुरु किसके अंदर में आता है। आपके घर के बड़े और कौन है? आपके पिताजी गुरु के अंदर में आते हैं। आपके बड़े पिताजी भी अगर घर में होंगे, जीवित होंगे, तो वो गुरु के अंदर में आ गए। ये सारे के सारे प्लैनेट्स गुरु इनको डिनोट करता है, बराबर है। सो गुरु इज दैट। गुरु इज नॉलेज ऑल्सो, गुरु इज ज्ञान। समझ रहे हो? मतलब आपकी कुंडली में अगर गुरु परफेक्ट होंगे तो 101% आप नॉलेजेबल बनोगे। और नॉलेजेबल बनोगे तो छोड़ो, उस नॉलेज को यूज करके सर कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे वो तो पूछ ही मत फिर। उसके बाद आता है हमारी शुक्रदेव यानी वीनस। वीनस यानी कौन? जीवन साथी, जीवन संगिनी, है ना। वीनस सबसे इंपॉर्टेंट होता है रॉयल्टी के लिए, लग्जरी के लिए, कंफर्ट के लिए। तो अगर इन तीनों चीज़ों में आपको कोई दिक्कत आ रही है, जीवन साथी में कोई दिक्कत आ रही है, तो वीनस को सबसे पहले देखना होगा। ओके। यानी शुक्रदेव को संभालना होगा। शुक्रदेव अगर मंदे होंगे तो उनके उपाय करने पड़ेंगे। अगर आप उनके उपाय कर लोगे तो आप ट्रेमेंडस रिजल्ट देख पाओगे। मेरे पास में केसेस ही बहुत सारे लाइफ पार्टनर को लेके आते हैं। इनफैक्ट सर मैं बता दूं आपको, 2 सबसे ज़्यादा आने वाले केसेस कौन से हैं? सबसे पहला है जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर, और दूसरा है पैसे। ये 2 दिक्कतें अगर हम लोगों ने संभाल लिया ना, तो मेरे को तो ऐसे लगता है कि यार बढ़िया चीज़ है, लाइफ एकदम मक्खन हो जाएगी, है ना। मोस्टली यही प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद आते हैं भाई साहब, मैं जिनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर आप मेरे को पूछोगे कि सर आपको कौन अच्छे लगते हैं, आप किसके सबसे बड़े फ़ैन हो बताओ, मैं बोलूँगा शनिदेव। ऐसा क्यों? सर अगर आपकी कुंडली में सारे के सारे ग्रह आपकी बैंड बजा रहे होंगे, लेकिन शनिदेव आपके पीछे तलवार लेके खड़े होंगे आपकी मदद करने के लिए ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है सर जीतने से। कोई भी ताकत। इतने ताकतवर प्लैनेट है शनिदेव, इतने ताकतवर प्लैनेट। अकेला शनि अगर आपके साथ होना सर, वो बाकी 8 ग्रहों से लड़ लेगा। इसीलिए मेरे सबसे फेवरेट है सर सैटर्न यानी शनिदेव। शनि यानी क्या सर? शनि यानी पावर, शनि यानी पैसा, शनि यानी बोन्स। ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करता है कि आपकी लाइफ में पावर कैसा रहेगा। आपका पावर, आपका रुतबा, है ना, आपका पैसा कैसा रहेगा, राइट। शनि ये डिफाइन करता है। शनि आपके बोन्स को डिफाइन करता है, आपकी हड्डियों को डिफाइन करता है शनि। तो शनिदेव का ये ज्ञात आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कौन आते हैं? हमारे रविदेव। अब रविदेव की अगर हम लोग बात करें तो रवि पिता का स्वरूप है सर। रवि ऑल्सो डिफाइंस यूअर पिता, बट लाल किताब ये भी कहता है कि ये पिता का स्वरूप तो है, इसमें कोई बात में डाउट ही नहीं है, लेकिन रवि इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ लाइफ। समझो? अब मेरे को एक बात बताइए सर, बच्चा जब सुबह पैदा होता है ना, या जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको आपने सुना है कभी डॉक्टर बोलते हैं या फिर घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि इसको सुबह की पहली किरण दिखाओ? सुना है कभी? क्यों कहा जाता है? कोई ऐसा नॉलेज है आपको?
कि अपलिफ्ट उस सेंस में कि इनको नॉलेज लाइट की तरफ जाएगा, नेगेटिविटी कम होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, नेगेटिविटी कम होगी। आपने बहुत बढ़िया अच्छा आंसर दिया, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ। देखिए क्या होता है ना, ये क्यों कहा जाता है सुबह की पहली किरण दिखाओ। बच्चा जब पैदा होता है सर, उसके बॉडी में नेचुरली विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। और आपने सुना है बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जॉन्डिस होके रहता है। वो जॉन्डिस होता है, अब आपको जॉन्डिस हुआ तो क्या आप एनर्जी से झूमते फिरते रहोगे कि आराम करने की इच्छा होगी? एनर्जी डाउन होती है, समझ रहे हो? एनर्जी आपकी पूरी तरीके से डाउन होके रहेगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में जॉन्डिस है। जॉन्डिस क्यों बढ़ता है? क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी कहाँ से हटेगी? सूरज की किरणों से। कौन सी? पहली किरणें, जिससे फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस होता है। और ये सर मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये साइंस बोल रहा है, ठीक है? अगर आप बच्चे को सुबह की पहली किरण दिखाओगे तो उसके विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो कम होगी और विटामिन डी बढ़ेगा, जॉन्डिस कम होगा। जॉन्डिस कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। इसीलिए सर इतिहास गवाह है। आप अपने खानदान में देख लीजिए, आप अपने दोस्तों में देख लीजिए, आप अपने रिलेटिव्स में देख लीजिए, आप अपने कलीग्स में भी देख लीजिए, जिसका भी जन्म सुबह की पहली किरण में हुआ होगा वो आपको एनर्जेटिक दिखेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होगा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको दिखेगी, क्योंकि 101% उस वक्त सुबह की पहली किरण थी। अब उसके बाद आगे क्या हो जाता है? देखिए मैं बोला ना, मैं साइंटिफिकली थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द पॉडकास्ट प्रूफ करूंगा ये चीज़, बराबर? अभी आपके दिमाग में सर फिर भी एक डाउट आएगा, बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में, बहुत सारे लिसनर्स के दिमाग में ये डाउट आएगा कि भैया ऑपरेशन थिएटर में कहाँ से धूप ला रहा है ये व्यक्ति? ऑपरेशन थिएटर में धूप आती है क्या? नहीं आती है। देखिए आप किसी भी रूम में सूरज की किरणें रोक सकते हो सर, लेकिन एक सूरज की क्वालिटी होती है सर जिसको ल्यूमिनेंस कहा जाता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सर। ल्यूमिनेंस को एक ही ताकत रोक सकता है, दैट इज मर्क्यूरी, यानी पारद। क्या हम लोग ऑपरेशन थिएटर में पारद लगा के रखते हैं? नहीं लगा के रखते, राइट? तो इसीलिए अगर आप उस ऑपरेशन थिएटर में भी सर लक्स मीटर्स उसे कहा जाता है, ल्यूमिनेंस का यूनिट होता है लक्स, LUX। अगर आप वो लक्स मीटर भी लेके उस ऑपरेशन थिएटर में बैठो ना सर, सूर्य का वहाँ पे आप इंटेंसिटी गिन सकते हो, सूर्य का ल्यूमिनेंस गिन सकते हो इन द टर्म्स ऑफ लक्स। तो 101% वहाँ पे है ना। तो इसीलिए जब बच्चा पैदा हो रहा है तो वो लक्स के कांटेक्ट में आएगा और उस हिसाब से वो बिहेव करेगा। सो दैट इज व्हाट योर सन इज ऑल्सो योर एनर्जी। सन इज योर फादर, राइट? सन इज ऑल्सो योर आत्मशक्ति। जिसकी कुंडली में सन अच्छा होगा उसका आत्मशक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब अगर हमने पिता को देखा, दैट इज सूर्यदेव, तो माता को तो देखना पड़ेगा, और माता होता है चंद्रदेव, बराबर? तो ये जो चंद्र है हमारे, इनकी क्वालिटी क्या है? चंद्र डिनोट्स योर मदर। चंद्र ये आपकी माँ का कारक है सर, क्लियर है? ये आपके मन का कारक है। अब मन का कारक कैसा है, इसको भी साइंटिफिकली प्रूव कर दूँ, मज़ा आएगा। बिल्कुल। ऑडियंस भी सोचेगी कि क्या भाई आज क्या किसको बैठा दिया आपने, मज़ा आ रहा है बड़ा, है ना? तो देखिए अब हम लोग देखते हैं चंद्र को। चंद्र की जब हम लोग एक बात करें सर, आपने ये चीज़ सुना है बचपन में, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कह रहा है, आपका नहीं, अपना साइंस। ठीक है, नहीं तो ये बोलोगे कि सर तो साइंस को मानते ही नहीं, अपना साइंस कहता है। मैं साइंस को बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, राइट? अब आपने बचपन में ये चीज़ सुनी होगी सर, चंद्र की पोजीशन के वजह से समंदर का पानी ऊपर नीचे होता है। हैव यू हर्ड अबाउट इट? इसको कहा जाता है टाइड्स। हाई टाइड्स होती है, लो टाइड्स होती है, ज्वार भाट इसको कहा जाता है। ये क्यों होते हैं ना सर? दो चीज़ों की वजह से। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, एंड दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ यस मून इन प्रपोर्शन विद द अर्थ। क्लियर? अब ये दोनों की वजह से हो रहा है। अब एक चीज़ बताना सर, अगर इस मून की पोजीशन के वजह से समंदर का पानी ऊपर नीचे होता है तो अपने घर का होता होगा कि नहीं होता होगा? थोड़ा सा लॉजिकली बताना। यस, मुझे तो लगता है अपनी बॉडी का भी होता होगा। वेरी गुड, बॉडी का भी होता है सर। घर में क्या होता है ना, क्वांटिटी बहुत कम होती, दिखाई नहीं देती। आपने बचपन में एक नियम पढ़ा है सर साइंस में, पावर एंड फोर्सेस आर इक्वल ऑल ओवर द अर्थ। ये मैं कहता हूँ? नहीं, ये साइंस कहता है। तो ये सारे है ना घर के पानी पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। ह्यूमन बॉडी में जैसा आपने बोला 75%, 70 to 75% ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। ह्यूमन बॉडी के कौन से पोर्शन में सबसे ज़्यादा पानी है? बता देता हूँ, ह्यूमन ब्रेन।
अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे या गूगल बाबा से पूछेंगे कि ह्यूमन बॉडी के सबसे ज़्यादा कौन से पोर्शन में पानी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो आपको पता चलेगा ह्यूमन ब्रेन। 95% ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड, लिक्विड एंड वाटर सर, राइट। इसीलिए जब आपका जन्म हो रहा था, जब आप इंडिविजुअली इस पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से कनेक्ट हो रहे थे, तब उस चांद की पोजीशन अर्थ के 360 डिग्री में कहा थी, और उसी पोजीशन के वजह से आपके ब्रेन के वाटर लेवल पर क्या इंपैक्ट था, और उसी वाटर लेवल के वजह से आपको कोई मानसिक बीमारी होगी कि नहीं होगी, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव रहेगी, डीप रहेगी, नेचुरल रहेगी, ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट मून। तो मन का कारक हुआ, माँ का कारक हुआ, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके घर में बड़ी स्त्री, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बड़ी बहन, मदर ऑल्सो कम्स इन दैट कैटेगरी, आपकी ग्रैंड मदर ऑल्सो कम्स इन दैट कैटेगरी। घर के बड़े बुजुर्ग मेल गुरु के अंदर में आते हैं, तो जो फीमेल वाले हैं वो काय में आएंगे, मून में आएंगे। सो ये चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी। अब आते हैं सर सबसे प्यारे हमारे आर.के. जी। रणबीर कपूर की बात नहीं हो रही है सर, नहीं तो आप बोलोगे कि रणबीर कपूर को क्यों बीच में लाया जा रहा है। आर.के. जी यानी राहु और केतु। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा किसको मानता हूँ सर, एस.आर.के. को मानता हूँ। एस.आर.के. मतलब शाहरुख खान नहीं, शनि राहु केतु। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि एस.आर.के. कहाँ से आ गया। सो राहु और केतु, ठीक है, शनि राहु केतु। शनि जी को हमने देख लिया, अब राहु और केतु को देखते हैं। अब राहु, व्हाट एग्जैक्टली राहु डज इन योर लाइफ। जैसा मैंने बोला कि राहु इज द एक्सपांशन, नेगेटिव एक्सपांशन ऑफ एनीथिंग कम्स अंडर राहु, बराबर। नेगेटिव एक्सपांशन ऑफ एनीथिंग सर, नेगेटिव एक्सपांशन, जहां पे भी कोई चीज नेगेटिव बढ़ रही है, पहले राहु को देख लो, उस पर प्रभाव तो नहीं डाल रहा है, लाल किताब की दृष्टि या तो नहीं है ना। अगर है तो 101% वो आपकी चीज़ में लाइफ निगेटिव वैसे बढ़ाएगा, पक्का बढ़ाएगा, ये मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ सर। राहु ऑल्सो डिनोट्स योर इन लॉज, बराबर। जिसकी कुंडली में राहु खराब होगा, देखना उसके इन लॉज से उसको कभी मदद नहीं मिलेगी, निगेटिव चीज़ें मिलेगी सर, मदद कभी नहीं मिलेगी। सो राहु इज़ योर इन लॉज। तो हमेशा राहु कभी भी अगर आपका खराब हुआ तो पहले इनको देखना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके लाइफ में सर 101% आपका स्लीपिंग क्वालिटी खराब है, तो आपका राहु खराब है, तो राहु को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा या राहु को आपको ठीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं हमारे केतु महाराज। अब केतु देव को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राहु को जान लिया तो केतु जान लीजिए, बराबर। केतु, आपको पता है सर क्या होता है, केतु इज़ ऑलवेज कट। अगर आप लाइफ में कभी भी किसी चीज़ से कट हो रहे हो, डिटैच हो रहे हो, दूर रहना पड़ रहा है, मजबूरी है आपको दूर रहना, तो 101% बोलूँ सर, आपकी कुंडली में आपको केतु को देखना पड़ेगा। राहु, जैसा मैंने बोला, आपके इन लॉज है, केतु डिटैचमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है केतु आपके जॉइंट्स है, जॉइंट्स। अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है, समझ लेना जॉइंट्स में गड़बड़ होंगे। केतु आपका यूरिन है, अगर यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप फेस कर पा रहे हो तो समझ लेना केतु गड़बड़ है। सो केतु इज कट, डिटैचमेंट, जॉइंट्स, यूरिन, ये सारी चीज़ें केतु के अंडर में आती है सर। तो अगर मैंने अभी तक आपको जो देखिए, शुरू आपने किया सर मंगल, आपने बोला मंगल से शुरू करते हैं, ठीक है, मंगल से लेकर हम लोग कहाँ तक लेके आए इस जर्नी को, केतु को। और इस पॉडकास्ट के वक्त में मैंने जो जो चीज़ें आपको 9 ग्रहों की बोली है, आप उतना भी याद रखोगे और उस हिसाब से इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद भी प्रेडिक्शन करोगे, तो भी आप 101% किसी की भी कुंडली एक्यूरेटली पढ़ सकते हो, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, बाकी आगे जो अभी हम लोग बात करने वाले, वो चीज़ें भी दिमाग में फिट रखनी पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि यू आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग बैक्ड अप बाय साइंस। लाल किताब में आ जाइए सर आप। हाँ हाँ, मेरा इंटरेस्ट जाग रहा है। होप हमारे व्यूअर्स का, हमारी ऑडियंस का भी इंटरेस्ट जाग रहा होगा, क्योंकि लाल किताब इज़ एन एमर्जिंग साइंस, राइट। नॉट वेरी पीपल नो अबाउट इट, बट जिनको पता है उन्हें पता है कितनी पावरफुल है, बहुत राइट। पावरफुल। तो मैं होप कर रहा हूँ हमारे इस पॉडकास्ट से लोगों तक ये लाल किताब की अवेयरनेस पहुंचेगी और मोर एंड मोर पीपल विल शिफ्ट टुवर्ड्स लाल किताब। एग्जैक्टली सर। ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके। तो अभी क्योंकि हमने प्लैनेट्स के बारे में तो बात कर ली है कि लाल किताब में 9 ग्रहों का सिग्निफिकेंस क्या रहता है, क्या भाव रहते हैं, अभी हम सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं कि हाउसेस का सिग्निफिकेंस क्या रहता है। लाल किताब की कुंडली देखने के लिए मुझे लगता है
पीपल विल बी इंटरेस्टेड, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कि कुंडली किस तरह से अलग है वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाली कुंडली से, क्या डिफरेंसेस हैं इसकी और उसकी कुंडली में, और ये कुंडली दिखती कैसी है, इसमें घरों क्या सिग्निफिकेंस है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अगर लाल किताब को आपको एक्यूरेटली सीखना है तो सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए वो है इसके खानों को जाने। खानों को यानी खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12, यानी हाउसेस ऑफ लाल किताब कहा जाएगा इसको। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो ये रहेगा कि क्या वैदिक की कुंडली और लाल किताब की कुंडली डिफरेंट रहेगी। राइट, कुंडली कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजी की मॉडलिटीज डिफरेंट नहीं होती है, किसी भी एस्ट्रोलॉजी की मॉडलिटीज की डिफरेंट नहीं होती है, ऑलवेज रिमेंबर। राइट, तो अब जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उनको जानना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एग्जैक्टली चीजें कैसी हो रही है, प्रेडिक्शन करना है। तो वो प्रेडिक्शन जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सबसे पहले कुंडली को सीखना पड़ेगा। अब ऑलवेज रिमेंबर, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले कह चुका था कि कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजी की मॉडलिटीज की कुंडलीज डिफरेंट नहीं होती है, स्टाइल डिफरेंट होता है। राइट, जैसे नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल डिफरेंट होगा, साउथ इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों भी अलग अलग इंडियन स्टाइल से कुंडली डिजाइन होती है। अब ये देखिए, ये जो कुंडली का पैटर्न है ये बहुत ज्यादा कॉमन फॉलो इसीलिए होता है क्योंकि ये वेस्ट इंडिया में भी ज्यादा फॉलो होता है, ये ईस्ट इंडिया में भी ज्यादा फॉलो होता है, ये नॉर्थ इंडिया में भी ज्यादा फॉलो होता है, और ये सेंट्रल इंडिया में भी बहुत ज्यादा फॉलो होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा फेमस फॉर्म है यही नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल। लेकिन साउथ इंडिया में साउथ इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल को ज्यादा जाना जाता है, बिकॉज उनको नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट, मैंने बहुत सारे मेरे साउथ के एक्चुअली जो नोन एस्ट्रोलॉजर्स है, दे रियली डोंट नो समथिंग अबाउट नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उनको उस चीज की आदत होती है, बराबर। तो वो आदत उनको साउथ इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल की है, और उसी तरह हर एस्ट्रोलॉजर को एक अलग अलग बर्थ चार्ट स्टाइल की आदत होती है। तो सबसे पहला याद रखना कि कुंडली कभी भी डिफरेंट नहीं होती, कुंडली फॉर ऑल द मॉडलिटीज आर सेम, सिर्फ पैटर्न कौन सा यूज करते हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। राइट, अब जो लाल किताब की कुंडली हमारे सामने रहेगी वो कुछ ऐसी ही रहेगी। क्लियर, दिस वन इज द लाल किताब की बर्थ चार्ट। अब जब आप इसमें देखोगे सो देयर विल बी 12 हाउसेज इन द कुंडली। ओके, अब ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो पॉडकास्ट आज सुन रहे हो, जो सुन रहे लोग, उनको ऐसा लगेगा कि ये जो सर कुंडली होती है ना, बहुत लोगों के मिसकॉन्सेप्शन है सर, आपको थोड़ी बहुत पता भी होगी एस्ट्रोलॉजी तो आप उसको समझ लोगे, लेकिन एक मिसकॉन्सेप्शन बहुत है, जिनको एस्ट्रोलॉजी पता ही नहीं है, उनको ऐसे लगता है कि जो घर होते हैं ना, घर, उसमें जो नंबर लिखे होते हैं ना, नंबर, वो नंबर घरों के नंबर होते हैं। इनफैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुंडली के अंदर में जो घरों के नंबर दिए होते हैं वो घरों के नंबर नहीं होते हैं, वो घरों के मालिकों के नंबर होते हैं, जिन्हें हम लॉर्ड्स कहते हैं, लॉर्ड्स ऑफ द हाउसेस। लॉर्ड्स ऑफ द हाउसेस होता है। तो पहला तो मिसकॉन्सेप्शन मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप ये एक मिसकॉन्सेप्शन जो होगा वो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कुंडली के घरों के अंदर में जो नंबर दिए होते हैं वो घरों के होते हैं, नहीं, वो घरों के मालिकों के होते हैं। अब फिर लॉर्ड्स कौन से होंगे, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एवरीवन। उससे पहले हम लोग देख ले कि घर कौन से है। राइट, अब जैसे मैं बात करता हूं वगीश जी, देयर विल बी टोटल 12 हाउसेज इन द बर्थ चार्ट। ठीक है, कुंडली में टोटल 12 भाव होंगे, खाना टोटल खाने जो होंगे वो 12 होंगे। अब ये हो गया पहला, ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट। ठीक है, और उसके बाद में ये सीक्वेंस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुंडली पढ़ना सीखना है तो ये घरों का सीक्वेंस जानना बहुत जरूरी है। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां, ये हो गया खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 10, खाना नंबर 11, और ये हो गया खाना नंबर 12। अब इनको सर्कल क्यों किया मैंने, क्योंकि ये खानों के जो नंबर है ये रोमन फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब लाल किताब देखिए, सबसे पहले वैदिक में और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, वैदिक में जो लॉर्ड्स होता है ना वो चेंज हो जाता है। आप अपनी वैदिक की कुंडली देख लीजिए, अपने भाई की देख लीजिए, आपके फैमिली में जितने लोग होंगे उनकी वैदिक की कुंडली आप निकाल के देख लेना, आप नोटिस करोगे कि उनके लॉर्ड्स चेंज हो गए। हर एक घर के लॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं। लाल किताब में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, घर पहला है ना तो मालिक भी पहला ही होगा। जैसे ये पहला घर है तो ये देखिए यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है। अब ये 1 नंबर लिखा हुआ है मतलब कौन है, ये मार्स है, इन्हें मार्स कहा जाएगा, यानी मंगल देव कहा जाएगा, बराबर। तो हमेशा लाल किताब कुंडली में पहले घर के मालिक
मंगल ही होंगे, ये कुंडली हमेशा एरिस असेंडेंट वाली ही होगी। अब उससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है, उसी तरह सारे घरों के मालिक कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे घर नंबर 2, खाना नंबर 2 ये है, तो 2 का मालिक 2, 3 का मालिक 3, 4 का मालिक 4। उसी तरह हम कंटिन्यूस जब देखेंगे तो खाना नंबर 12 का जो मालिक है वो 12 ही हो जाएंगे। तो जितने भी घर नंबर होंगे और लॉर्ड्स के नंबर हो जाएंगे वो कांस्टेंट होंगे। और इसी कांस्टेंट मालिकों की कुंडली को कहा जाता है कालपुरुष कुंडली। तो जो लाल किताब के बर्थ चार्ट के ऊपर हम लोग आज सीखेंगे, या जो लाल किताब के बर्थ चार्ट को हम जानेंगे, वो ये कुंडली होगी जिसको कहा जाता है कालपुरुष कुंडली। अब मैं इसको कालपुरुष लग्न कुंडली कहता हूं, क्योंकि देखिए कुंडली के भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं। चंद्र कुंडली होती है, लग्न कुंडली होती है, चलित कुंडली होती है, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बराबर। तो जिस पे हम लोग काम करने वाले वो लग्न कुंडली होगी, क्योंकि लाल किताब में हमें इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लग्न कुंडली से ही करने होते हैं। तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूं कि हमें काम करना है कालपुरुष लग्न कुंडली पर। लग्न कुंडली यानी कि जब बर्थ हुआ उस टाइम पे जो लग्न। बराबर, क्या बात है, आप तो एक एस्ट्रोलॉजर ही हो। इनफैक्ट इतने पॉडकास्ट के बाद में आपको बहुत सारा ज्ञान भी हो गया है। वेल डन, वेल डन। बहुत बढ़िया बगी जी, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर ये हो जाता है सारे के सारे कालपुरुष लग्न कुंडली के पैटर्न। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये हर एक खाना अपने आप में कुछ कहता है। और मैं ना आपको उसकी ब्यूटी के साथ समझाऊंगा आज, बहुत मजा आ जाएगा। अब ये जो खाना नंबर 1 है, ये खाना नंबर 1 एग्जैक्टली क्या है? ये खाना नंबर 1 एग्जैक्टली यू है। यू यानी कौन? आप खुद। अंडरस्टूड? यानी आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, ये आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सारा का सारा हम लोग खाना नंबर 1 से देखेंगे। खाना नंबर 1 की ब्यूटीफुल बात बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पॉडकास्ट सुनने वाले बहुत सारे लोग आज शॉक्ड होने वाले ये चीज सुन के। अगर किसी के कुंडली में खाना नंबर 1 खाली रहा तो लाल किताब कहता है कि ऐसे खाने को सोया हुआ खाना कहेंगे, जिसे सोया घर भी कहा जाता है। और अगर किसी की कुंडली में खाना नंबर 1 खाली है तो समझ लेना 101% उसके बचपन में उसके सामने कुछ ऐसी चीजें हुई है। मान लीजिए फैमिली स्ट्रगल हो गया होगा, मान लीजिए कोई दूसरा स्ट्रगल होगा, मान लीजिए पेरेंट्स के कोई झगड़े होंगे, मान लीजिए पेरेंट्स का कोई दूसरा स्ट्रगल होगा। ये सारी चीजें उसके सामने हो चुकी होती है, 101% हो चुकी होती है। और अगर ऐसा हो रहा होगा ना, तो उस व्यक्ति का नेचर, जिसकी ये कुंडली है, जिसका पहला घर खाली है, खाना नंबर 1 खाली है, तो उसका नेचर थोड़ा स्ट्रिक्ट पैटर्न वाला हो जाता है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, अपने कामों में बिल्कुल फोकस्ड, एकदम काम में स्ट्रिक्टनेस, नेचर में स्ट्रिक्टनेस, ये थोड़ी चीजें वो ऑब्जर्व करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना बचपन वैसा देखा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसके बाद में आ जाता है ये खाना नंबर 2। अब ये खाना नंबर 2 एग्जैक्टली क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खाना नंबर 2 में कंफ्यूज इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि भैया वेल्थ के लिए दूसरा घर देखिए कि चौथा घर देखिए। वेल्थ के लिए ऑलवेज रिमेंबर, हमें खाना नंबर 2 ही देखना है, ठीक है। ये जो वेल्थ यानी संपत्ति, इसको कहा जाता है खाना नंबर 2। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे फैमिली भी आ जाती है, आपका परिवार, राइट। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, आप पहले प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा कि इसको वेल्थ के लिए आप कंसिडर करें। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपका पूरा पैसा, पूरा वेल्थ यहां से देखा जाएगा। अब इसकी भी एक ब्यूटी बता देता हूं मैं, आज ना बड़ा ही प्यारा होने वाला है लाल किताब, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं आपको बताता हूं खाना नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है। मान लीजिए यहां पे बैठे हुए हैं, हम किसको कंसीडर करते हैं? मार्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब मार्स यहां पे बैठे हुए हैं हमारे खाना नंबर 1 में। अब ये मार्स के जो शत्रु है वो 2 शत्रु है, बुध और केतु। अगर मैं यहां पे केतु को बिठा देता हूं, मतलब खाना नंबर 1 में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है उनका कोई भी शत्रु अगर खाना नंबर 2 में आकर बैठे, यानी केतु, अब यहां पे केतु महाराज आकर बैठे, तो लाल किताब कहता है ऐसे लोग भिखारी होते हैं, यानी कि उनके पास पैसे नहीं होते। यही बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। मैंने बोला ना, जब हम लाल किताब को पढ़ेंगे तो हम अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। लाल किताब ये कभी पढ़ने की चीज ही नहीं है। लाल किताब जो है ये डिकोड करने की चीज है। अब गुरुजी ने क्या बोला, पंडित जी ने क्या कहा है? भिखारी वर्ड यूज किया हुआ है। अब सारे लोगों के दिमाग में जो लाल किताब की ओरिजिनल बुक की सीरीज पढ़ना शुरू कर देता है या उसको पढ़ाना शुरू कर देता है, उनको भिखारी का अर्थ ऐसा लगता है कि ये गया बेटा, कंगाल हो गया, मतलब काम से गया, पैसा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। भिखारी मतलब उसको
देने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसको लेने में ज्यादा इंटरेस्ट है. ही और शी डोंट बिलीव इन गिविंग, ओनली बिलीव्स इन टेकिंग. ये एक मांगने की आदत बहुत ज्यादा होती है, 101% बहुत ज्यादा होती है. हाँ, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हुए तो मैंने यहाँ पे देखा है, दैट इज फॉर श्योर. है ना. तो यहाँ पे दोनों चीजें आ जाती है. अब उसके बाद में ये आता है खाना नंबर 3, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और खाना नंबर 3 इज ऑलवेज योर करेज. करेज यानी जिगरा, हिम्मत. राइट. ये देखा जाता है खाना नंबर 3 से. अब ये जो खाना नंबर 3 है आपके छोटे भाई बहनों का भी है. तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घर भी हो गया. लेकिन यहां पे आप सबसे ज्यादा देखेंगे करेज. राइट. यहां से आपका वर्क भी देखा जाएगा, आपके एफर्ट्स भी देखे जाएंगे. वर्क मतलब आप कितना एफर्ट्स देते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कौन सा काम करते हो, आप वो काम के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितने एफर्ट्स डालते हो, वो चीजें भी देखी जाएगी यहां से. अब लेकिन आप मेजरली इसको क्या कंसिडर करो, करेज. अब इसकी एक ब्यूटी बता दूं, बड़ा ही मजा आ जाएगा सर. लाल किताब कहता है अगर खाना नंबर 3 में राहुदेव आके बैठ गए. शादी हुई है आपकी बघेश जी, शादी हुई है आपकी? नहीं हुई है. चलिए, हो जाएगी बहुत जल्द. एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं. अगर खाना नंबर 3 में राहु जी बैठे होंगे तो आप अपने साले से काम कराओगे, या साला आपके काम में आएगा, या साले से काम निकलवाओगे गारंटी के साथ. अभी भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख लो खाना नंबर 3 में अगर राहु है और आपको साला है तो आप उससे काम तो निकलवा रहे हो, 101% निकलवा रहे हो. ये पक्का गारंटी है. तो इतना जबरदस्त हो जाता है खाना नंबर 3. अब उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग खाना है पूरी लाल किताब की जान, खाना नंबर 4. और इसको लाल किताब की जान क्यों कहा जाता है पता है? अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हो और खाना नंबर 4 में चंद्रदेव बैठ गए, यानी मून महाराज बैठ गए, तो आप पैसों से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे सर. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्ट कचहरी में नहीं पढ़ोगे, पैसा देके सॉल्व. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीमार नहीं होंगे. कुंडली में दिया है बीमार होना है तो होंगे. चंद्र बैठा हुआ है खाना नंबर 4 में, पैसे देके निकल जाओगे. अच्छे से अच्छा डॉक्टर हायर कर सकता हो, क्योंकि ये मून इंटू 4th हाउस क्या बोलता है, आपके लाइफ में जितनी भी निगेटिविटी होगी वो तो आएगी. उसमें प्लैनेटरी पोजीशंस ने बोला है आएगी तो आएगी, लेकिन मून इंटू द 4th हाउस आपको उससे लड़ने में भी मदद कर देगा. ये होता है खाना नंबर 4. और खाना नंबर 4 यानी होता है सर प्रॉस्पैरिटी या पीस बोल दीजिए आप. और अगर मां को देखना है, मदर को देखना है, तो वो भी यहां से देखा जाता है, खाना नंबर 4 से देखा जाता है. अब फिर आ जाता है खाना नंबर 5. खाना नंबर 5 क्या है? खाना नंबर 5 है आपका एजुकेशन. एजुकेशन यानी आपका पढ़ाई, बच्चे यानी आपका चिल्ड्रन, आपका लड़का लड़की, सारा खाना नंबर हम लोग 5 से देखेंगे. अब आपको मैं इसका 5th का ना एक ब्यूटीफुल पॉइंट बता देता हूं. अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 5 में शुक्रदेव बैठे हुए यानी वीनस बैठे हुए, तो 101% आपको जो एजुकेशन लेना है आप उससे विपरीत एजुकेशन लोगे. मानो आपको इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में, आप मेडिकल फील्ड में जाओगे. आपको इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है, आप अकाउंटिंग में जाओगे. ये एक दिक्कत हो जाएगी. या दिक्कत नंबर 2, एजुकेशन कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे. एडमिशन्स तो ले लोगे पर आगे नहीं बढ़ पाओगे, स्विच करते रहोगे बार बार. कभी एक एजुकेशन लोगे, कभी दूसरा लोगे. अगर वीनस बैठ जाए 5, वीनस बैठ जाए तो. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और तीसरा मेजर ड्रॉबैक क्या होगा? हायर एजुकेशन पे आगे नहीं बढ़ पाओगे. ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज हो जाएगी. तो ये एक इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आता है खाना नंबर 6. अब खाना नंबर 6 जो हम लोग देखते हैं, ये बीमारियों के लिए देखा जाता है, डिसीजेस यानी बीमारियां. अब इसकी अगर मैं ब्यूटी की बात करूं तो ये खाना, इसकी ना कुछ चीजें, मैंने जैसे बोला कि कुछ चीजें हम लोग एक्स्ट्रा शेयर करेंगे. अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 6 में मार्स बैठे हुए हैं यानी मंगल देव बैठे हुए हैं, तो 101% आपको कोई ना कोई ब्लड रिलेटेड, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा. 101% होगा. और एक बात बता दूं, शॉकिंग रहेगा, आपके घर में कोई तो भी लड़का बर्बाद हो रहा होगा. और बर्बाद कौन कर रहा होगा? आपके खानदान में से कोई तो भी बर्बाद कर रहा होगा, कंफर्म है ना. इंटरेस्टिंग चीज़. मान लीजिए अगर आपसे कोई जलता है, खाना नंबर 6 में मार्स बैठा हुआ है,
आपसे कोई जलता है, फॉर एग्जांपल आपके ख़ानदान से कोई जलता है, तो आप ही के ख़ानदान में से एक बच्चे को कोई तो भी बर्बाद कर रहा है, फिर चाहे वो आपका कज़िन हो या आप भी हो सकते हो या आपका बेटा हो सकता है, कैन बी एनीवन, पर एक जन को कोई ना कोई तो भी बर्बाद कर रहा है और आप ही के ख़ानदान में से कर रहा है फॉर श्योर। और ये हमें कैसे पता चला? मार्स इनटू द 6th हाउस। मार्स इनटू द 6th हाउस। यस, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आता है खाना नंबर 7, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम यहीं से आती है, जिसको कहा जाता है लाइफ पार्टनर, यानी जीवन साथी। अब ये जो लाइफ पार्टनर है ये हम खाना नंबर 7 से देखेंगे। लाल किताब की एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ बताता हूँ मैं, इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ आई टोटली एग्री ऑन दिस, और ये एक नियम है जिसके वजह से लाल किताब को और मैं ज़्यादा फॉलो करने लगा हूँ। लाल किताब कहता है अगर किसी की कुंडली में 7वें भाव में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, यानी मर्क्यूरी और वीनस बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के शनि को ताकत मिलती है और ऐसे लोग शादी के बाद अमीर हो जाते हैं। और ये कंफर्म होता है, कंफर्म होता है। यस, और यही वजह है सर मैंने इतने कम उम्र में शादी कर ली बहुत कम उम्र में मैंने शादी कर ली थी, क्योंकि मुझे लाल किताब पहले से ही आता है, यू नो एग्जैक्टली। आपको पता है मैं कितने पहले से एस्ट्रोलॉजी सेक्टर में हूँ, राइट? तो यस, ये बिल्कुल काम करता है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट खाना नंबर 8, और ये होता है डेथ, यानी मृत्यु। उसके बाद आता है खाना नंबर 8, यानी डेथ, मृत्यु। अब मृत्यु क्या है? मृत्यु की बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। मृत्यु तो सबकी होनी है, किसी की जल्दी, किसी की लेट, किसी की दर्दनाक, किसी की आराम से। तो दर्दनाक होगी कि नहीं होगी ये खाना नंबर 3 से देखते हैं। अच्छा। लेकिन जल्दी होगी कि लेट होगी वो खाना नंबर 8 से देखेंगे। एक और ब्यूटीफुल बात बता देता हूँ, अगर आपके कुंडली में खाना नंबर 8 मंदा है, ठीक है, और खाना नंबर 1 भी मंदा है, तो इसका मतलब है आप एक्सपेक्टेड लाइफलाइन से पहले ही जाओगे। अच्छा। परलोक सिधार जाओगे, अगर ये दोनों प्रॉब्लम हो गया है आपकी कुंडली में तो। लेकिन अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर इन दोनों में से एक भी अच्छा हो गया ना, तो आप बच जाओगे, 101% बच जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि खाना नंबर 8 जो है वो डेथ है ना, मृत्यु है ना। खाना नंबर 1 जीवन है सर, मतलब खाना नंबर 1 से जीवन देखा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है, अगर किसी की कुंडली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्स यहाँ पे बैठे हुए, यानी मंगल देव यहाँ पे बैठे हुए, तो मृत्यु को मात देने वाले लोग कहते हैं इनको लाल किताब में। इतना ज़बरदस्त प्लेसमेंट है ये। अब उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट खाना नंबर 9 में। खाना नंबर 9 इसको किस्मत की चाबी कहते हैं, लक। अब इसको किस्मत की चाबी मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बहुत सारी जगहों पे मार खाए होंगे और अगर आपका खाना नंबर 9 अच्छा है, नेक ओके, और कुंडली में गुरु की परिस्थिति भी नेक है, तो इसका मतलब है लक से आप बहुत सारे काम कर भी लोगे अपने, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, इसकी भी एक ब्यूटी है। लाल किताब कहता है आपके बच्चे का जन्म होने के बाद, बेटा हो या बेटी हो, आपके बच्चे के जन्म के बाद में खाना नंबर 5 के प्रभाव खाना नंबर 9 में शिफ्ट हो जाएंगे। खाना नंबर 5 के प्रभाव खाना नंबर 9 में शिफ्ट हो जाएंगे। अब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में मैं कुछ बताना पसंद करूंगा। महेंद्र सिंह धोनी का खाना नंबर 9 नेक है। लक के बारे में कुछ कह पाएंगे? लक बोल पाएंगे? अब महेंद्र सिंह धोनी का बहुत ही गंदा लक है, क्यों? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के खाना नंबर 9 में मंगल बैठे हुए हैं, मार्स। तो लक तो बड़ा ज़बरदस्त रहना ही है ना, क्योंकि खाना नंबर 9 नेक हो गया मंगल के बैठने की वजह से। गुरु का एक मित्र है ना मंगल, तो यहाँ पे नेक हो गया। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया सर, आपने नोटिस किया है जब उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद जब उनकी बेटी का जन्म हुआ, जीवा, राइट, तो जीवा का जब जन्म हुआ, जीवा आप जो कहेंगे, उनका जब जन्म हुआ, तब आपने नोटिस किया थोड़ा सा लक उनका कम होना शुरू हो गया था। हैव यू नोटिस दैट? थोड़ा सा डाउनफॉल आना शुरू हो गया था, थोड़ा सा स्ट्रगल करना उन्होंने शुरू किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाना नंबर 5 में केतु महाराज बैठे हुए हैं। मतलब समझ जाना आप, उनके बच्ची के जन्म के बाद में 5वें के केतु 9वें में शिफ्ट हो गए, तो ये दिक्कत उनके लाइफ में आना शुरू हुआ।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद आते हैं खाना नंबर 10 में। खाना नंबर 10 यानी होता है आपका काम, वर्क, कर्म यहाँ से देखे जाते हैं। काम, क्रिया क्या करते हो आप, क्रिया किस चीज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए, राइट। फिर आप बिजनेस करो, जॉब करो, कोई भी चीज़ करो, सारी यहाँ से देखी जाती है। खाना नंबर 10 की एक ब्यूटीफुल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और आज मेरे को सच में थैंक यू मिलने वाला है पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो ये बोलते हैं ना कि मेरे को करियर में दिक्कतें हैं सर, समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊँ, या फिर मल्टीपल डायरेक्शन में जाते हैं और एक में भी कामयाबी नहीं मिलती है, गड़बड़ यहाँ पे है। अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 10 में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो आपसी शत्रुता रखते हैं, तो आपकी कुंडली अंधी कुंडली कहलाई जाएगी। इसी को ब्लाइंड हॉरोस्कोप कहा जाता है। अगर 10वें घर में एग्जैक्टली 10वें घर में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे ग्रह बैठे हो जिनकी आपसी शत्रुता हो, तो ऐसी कुंडली अंधी कुंडली। अब जैसे मैंने मार्स केतु यहाँ पे डाला है, मार्स केतु यहाँ पे डाल दो तो कुंडली अंधी हो जाएगी। अब अंधी कुंडली जैसे सुनाई देते लोग ऐसे डर जाते हैं जब मैं बोलता हूँ कि सर आपकी कुंडली अंधी है, तो क्लाइंट बोलते हम अंधे हो जाएंगे क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अंधे नहीं होंगे। अंधा होना ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और अंधी कुंडली ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए ये जो 10वां घर है ना, ये शनि का घर है। अब शनि का हमारे आंखों से कोई संबंध नहीं है, मैं फ्रैंकली बता देता हूँ, सूर्य से संबंध है पर शनि का आंखों से संबंध नहीं, लेकिन दृष्टि संबंध शनि से है, विजन। क्लियर? तो दृष्टि जो है, विजन बोलते हैं ना हम, विजन, हमारी दृष्टि बहुत बड़ी है, हमारे विजन्स बहुत बड़े हैं, तो वो शनि के अंदर में आता है। अब यहाँ पे जो प्लैनेट बैठ रहा है वो ताकतवर होने चाहिए, ताकत होनी चाहिए। शनि के घर में बैठ रहे हो, अगर आप किसी पावरफुल व्यक्ति के घर में जाकर बैठो तो पावरफुल बन के ही बैठ सकते हो, बराबर, बिना पावर के आप बैठ नहीं सकते हो। ये यहाँ पे सेम चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे ये क्या करेंगे, शनि के घर में 2 दुश्मन बैठे हुए ना एक दूसरे के, ये एक दूसरे को मारने में लग जाएंगे। अब मार्स और केतु एक दूसरे को मारने में इनकी ताकत कम हो जाएगी, और इसके चक्कर में क्या हो जाएगा, शनि दोनों को मार देगा। तो इसका गड़बड़ कहाँ हो जाएगा, ये जो वर्क प्लेस है हमारा, ये हमारा कर्म स्थान है, कर्म स्थान में गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे लोगों को विजन्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं मिलेंगे, काम में सक्सेस नहीं मिलेगा, ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा इनके साथ में। अब उसके बाद और एक अट्रैक्टिव चीज़ मैं आपको बताना पसंद करूंगा, दैट इज़ खाना नंबर 11। अब खाना नंबर 11 क्या है, ये आपका आय है, इनकम है, आवक है, आमदनी है। अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 11 में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, खाना नंबर 11 में गुरु या गुरु का कोई भी मित्र बैठा हो, है ना, मान लेते हैं गुरु का एक मित्र हम पकड़ लेते हैं, मून बिठा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मून बैठे हो, और यहाँ पे तीसरे घर में भी कोई मित्र बैठा हुआ है, मान लीजिए मार्स बिठा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे खाना नंबर 3 के मार्स और यहाँ पे खाना नंबर 11 के चंद्र, ये व्यक्ति अपने इनकम को मल्टीप्लाई करता है सर, और कितना करेगा पता है, मोर देन 2x, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, और बड़ा ही ज़बरदस्त इनकम करता है एक टाइम पे, 101% करता है। अब उसके बाद खाना नंबर 12 आ जाता है। खाना नंबर 12 को बोला जाता है लॉसेस, खाना नंबर 12 को बोला जाता है लॉसेस। अब इस खाने के अगर हम लोग बात करें, एक्सपेंसेस आप कितना खर्चा करते हो, आप कितने लॉसेस होते हैं, आपका हॉस्पिटलाइजेशन बुढ़ापे में कितना सारा होगा, वो सारा यहाँ से देखा जाता है, खाना नंबर 12 से। खाना नंबर 12 की मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ बताता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, लाल किताब की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। लाल किताब कहता है कि खाना नंबर 12 में जो भी ग्रह बैठे हो, उस ग्रह संबंधित रिश्तेदार या ग्रह संबंधित चीज़ें आपको हमेशा अच्छी लगती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की इच्छा होती है। गारंटी के साथ बता दो, एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए खाना नंबर 12 राहु है। अब राहु यानी क्या होता है, राहु के अंदर में आने वाली चीज़ें कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स राहु है, मोबाइल राहु है, टेलीविज़न राहु है, ये सारी चीज़ें राहु के अंदर में आती है, करेक्ट। मैं गारंटी के साथ बोल दूँ, अगर खाना नंबर 12 में कोई भी ग्रह ना बैठा हो, कोई भी ग्रह ना बैठा हो, तो राहु को ताकत दी जाएगी, वहाँ पे राहु को गिना जाएगा। कोई भी ग्रह ना बैठा हो या राहु बैठा हो,
तो 101% ऐसे लोग बिना मोबाइल फ़ोन के रह नहीं सकते 1 मिनट। तुरंत देखना शुरू कर देंगे कहाँ गया मेरा सेल फ़ोन, क्या हुआ, किधर गया मेरा सेल फ़ोन, किधर रखा हुआ है, इंटरनेट नहीं चला तो एकदम से अनकॉन्शियस हो जाएंगे। ये बड़ी दिक्कतें हो जाएगी उनके साथ में। इतना ब्यूटीफुल ये लाल किताब का कॉन्सेप्ट है। और मैंने आज क्या पढ़ा दिया, देखो इतने कम टाइम में हम लोगों ने देख लिया कि घर में ये पूरे जो घर है, कौन से घर होंगे, उनके नंबर क्या होंगे, और उनसे क्या क्या जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और उससे कुछ जुड़ी हुई अट्रैक्टिव लाल किताब की चीज़ें। इतना ज़बरदस्त है लाल किताब। इसको कहा जाता है लाल किताब का ग्रामर। ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने डिराइव किए हैं ना, ये लाल किताब के ग्रामर से किए हुए हैं। पर ये सारी ग्रामर है कि कुछ कुछ पार्ट आपने ये तो 0.005% ऑफ एंटायर लाल किताब है। टू मच टू लर्न। टू मच टू लर्न, राइट। बट अट्रैक्टिव चीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ों से भी अगर कोई एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर लेगा ना, तो भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। यस, मुझे ही काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हैं इसमें। आपने बताया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए, पर आपने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। पर अभी यहाँ पे हम छोड़ेंगे नहीं, अभी आपसे और चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। आपने इसके बीच में कुछ मंदे हो जाते हैं जो प्लैनेट्स, आपने मंदे होने की बात करी थी। मंदे हो जाते हैं, करेक्ट। वो क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करी, क्या आप उस पे थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करेंगे कि मंदे प्लैनेट्स होने का मतलब क्या है? आपने क्रॉस लगाया था उस जगह पे कि ये प्लैनेट्स यस। मंदे हैं। अभी मंदा होना या नेक होना क्या हो जाता है, इसको ना मंदा और नेक, अब जैसे मैंने बोला कि लाल किताब जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसमें कई ऐसे भारी भारी शब्द यूज़ हुए हैं और बहुत डिफ़िकल्ट शब्द यूज़ हुए हैं। उसमें 2 शब्द ऐसे हैं, मंदे और नेक। मंदे प्रभाव करना यानी बुरे प्रभाव करना, यानी मेलिफिक रिजल्ट्स, और नेक प्रभाव करना यानी अच्छे प्रभाव करना, यानी बेनिफिक रिजल्ट्स। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी कुंडली में, यहाँ पे कहाँ गए थे हम लोग, मार्स और केतु यहाँ पे आए थे। अब इसको प्लैनेट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अब इस कुंडली में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मार्स जो केतु के शत्रु है और केतु जो मार्स के शत्रु है, दोनों की आपसी शत्रुता है। इसका मतलब ये दोनों झगड़ रहे हैं, और दोनों अगर झगड़ रहे हैं तो दोनों अपने प्रभाव नेक नहीं देंगे, मंदे ही देंगे। आप मुझसे झगड़ा कर रहे हो, फायदा किसको होगा? मैं आपसे झगड़ा कर रहा हूँ, आप मुझसे झगड़ा कर रहे हो, फायदा किसको होगा? हम दोनों को नहीं होगा, तीसरे को हो जाएगा। शनि महाराज फायदा कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। वैसे इसीलिए कुंडली अंधी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है पता है, यहाँ पे ये दोनों कमज़ोर हो जाते हैं, इसीलिए अपना मंदा असर छोड़ते हैं। तो लाल किताब में मंदा असर छोड़ना मतलब मेलिफिक रिजल्ट्स देना। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्स से जुड़ी हुई मार्स से संबंधित प्रॉब्लम्स, यहाँ पे केतु से संबंधित प्रॉब्लम्स इस व्यक्ति को रहेंगे। मार्स से यानी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, मार्स इज़ ब्लड, मार्स इज़ करेज, मार्स इज़ योर यंगर ब्रदर। केतु के बुरे प्रभाव क्या होंगे? केतु इज़ जॉइंट्स, केतु इज़ यूरिन, है ना। ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई भी ग्रह अपने किसी भी शत्रु के साथ बैठ जाए, या दृष्टि संबंध बना ले, या गलत जगह पर बैठ जाए, तो वो ग्रह मंदे परिणाम ही छोड़ेगा, और इसके वजह से लोगों को फिर बहुत सारा प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है सर, हमने बेनिफिक और मेलिफिक आपने कहा। यस, इसी को कहा जाता है बेनिफिक और मेलिफिक। राइट, तो हमने बेनिफिक मेलिफिक भी समझ लिया। एक सर, अब मेरे अंदर तो इंटरेस्ट डेवलप हो गया, अब मेरे से मैं पेशेंट नहीं रह पा रहा, जिस चीज़ आपको भी पता है किस चीज़ के लिए सारे लोग, आपने शुरुआत में मेंशन करा था कि एवरीबडी इज सीकिंग प्रिडिक्शन कैसे करनी है, कि हर मोडालिटी में प्रिडिक्शन कैसे करनी है। लाल किताब के थ्रू प्रिडिक्शन कैसी है, मुझे वो देखना है। तो हम क्या कोई एग्जाम्पल लेके, कोई भी एक एग्जाम्पल कुंडली लेके, बिल्कुल, एक एग्जाम्पल ही लेते हैं, एक एग्जाम्पल कुंडली ले ले, इफ़ यू डोंट माइंड। यस श्योर, और उसके थ्रू हम प्रिडिक्शंस करी कैसे जाती हैं एक्चुअली, ये हम देखें। अच्छा वगीश जी, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जो रैपिंग इंडस्ट्री को अपने इंडिया में इस्टेब्लिश किया, वो व्यक्ति कौन है? हनी सिंह। हनी सिंह है। डाउनफॉल आया बड़ा, बहुत बड़ा डाउनफॉल था, गायब थे इंडस्ट्री से, चलिए आ जाते हैं जगह पे। अच्छा, तो ये हनी सिंह जी की कुंडली है लाल किताब वर्जन में, एग्जैक्टली, लाल किताब कुंडली कहेंगे। एग्जैक्टली, ये लाल किताब की कुंडली है, ठीक है। अब मैं उदाहरण की तौर पे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया था, याद है? खाना नंबर 6 के बारे में मैंने एक बहुत प्यारी सी चीज़ बोली थी। ये हमारा लग्जरी का घर होता है। यस, खाना नंबर 6, खाना नंबर 6 इज़ नॉट फॉर लग्जरी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था मैंने
अगर खाना नंबर 6 में मार्स बैठा होगा तो आपके घर में या आपके खानदान में कोई तो भी ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी बर्बादी चाहेगा, राइट। है? हम्म। या आपके बच्चों की बर्बादी चाहेगा, या आपके घर में किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट व्यक्ति की बर्बादी चाहेगा। हनी सिंह के साथ में वही हुआ। यहाँ पे मार्स इनटू द 6th हाउस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं हनी सिंह का, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअलिटी से लाखों कोस दूर, एकदम बिल्कुल बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं था उनसे। ही वॉज नॉट एट ऑल स्पिरिचुअल। इनको तो अकल्ट साइंस के अंदर में कुछ लेना देना नहीं, चलने दो जैसी चीज़ें चल रही है। अपने करियर के बहुत ज़्यादा पिक पॉइंट में थे। जो गाना लिख रहे थे हिट हो रहा था, जो गाना बोल रहे थे हिट हो रहा था, जो रैप कर रहे थे वो हिट हो रहा था। इतना ज़बरदस्त लाइफ हो गया था उनका। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? वही हुआ जो मार्स इनटू द 6th हाउस ने करना चाहिए था। कोई उनके फैमिली में से उन्हीं के ऊपर कोई करनी करके उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हनी सिंह के मदर के बारे में मैं आपको बताऊं, वो बड़ी स्पिरिचुअल, शी बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। और उन्होंने क्या किया पता है? स्पिरिचुअलिटी से कुछ अकल्ट साइंस भी सीखे। और अकल्ट साइंस सीखने के बाद में उन्होंने हनी सिंह को हील किया, अच्छे से हील किया। और हील करने के बाद अब मैं आपको करंट स्टेटस बता देता हूं। अगर आप हनी सिंह का कोई भी लेटेस्ट रैप सुनेंगे, आपको आप ना उनके राइट हैंड के रिंग फिंगर में एक माणिक देखेंगे, दैट इज रूबी फॉर सन। और उसके बाद आप उनके फर्स्ट हैंड और लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में आप पुखराज देखेंगे, दैट इज येलो सफायर। अब मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या किया हुआ है। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुपिटर को स्ट्रेंथ दे दिया और कर्म स्थान में सन को स्ट्रेंथ दे दिया है। अब क्या होगा यहाँ से? अब यहाँ से वो लग्जरी कमाएंगे। देखिए क्या होता है, मैं हमेशा बता देता हूँ, 7वां घर जो होता है, खाना नंबर 7, दैट ऑलवेज डिनोट योर लग्जरी, कंफर्ट, रॉयल्टी। यहाँ से जुपिटर को एक्टिवेट कर लिया उन्होंने। एंड दिस इज फॉर कर्म, काम जो आप करते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। अब उन्होंने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब वो जो भी काम करेंगे उसका परिणाम अच्छा ही होगा, जो भी काम करेंगे उसका परिणाम अच्छा ही होगा। और नोटिस करके देख लेना, हनी सिंह का भी एक एल्बम आया जिसका नाम है ग्लोरी, सारे के सारे गाने हिट है। यस, ग्लोरी करके उनका एल्बम आया। बिल्कुल, और सारे गाने ट्रेंडिंग पे गए, सारे, इनफैक्ट सारे मतलब सारे गाने उनके ट्रेंडिंग पे गए। तो इसका क्या मतलब है कि आप क्लेम कर रहे हो कि अभी उनका अब जैसा हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में भी कहा था, ललन टॉप का एक इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने उसमें भी कहा था 7 साल दिखा नहीं ना, अब 7 साल ऐसे दिखूंगा कि दिमाग फट जाएगा लोगों का। अब ये एटीट्यूड दिया सूर्य ने। अच्छा, अब वो भी हमें कुंडली से दिखा। ये यहाँ पे देखिए, ये एटीट्यूड दिया सूर्य ने, काम को लेके सूर्य ने ये एटीट्यूड दिया उनको मानिक पहनने के बाद। अब वो काम तो कर रहे हैं लेकिन लग्जरी भी तो मिलना चाहिए, रॉयल्टी भी तो मिलनी चाहिए, करेक्ट है? इसका मतलब हमें 7th हाउस में प्लैनेट्स को थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे जुपिटर। अब ये जो भी काम करेंगे उस काम में इनको सक्सेस मिलना ही मिलना है। मैं लिख के दे रहा हूँ, 7 साल में हनी सिंह का डाउनफॉल कभी नहीं आएगा। और जैसे ही ये 7 साल कंप्लीट हो गए, तो अगर वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करता है, वापस वही नशा करना शुरू कर देते। बिकॉज नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके 10th हाउस में जो है वो सन बैठे हुए, तो जनरली उन्होंने नशा नहीं करना चाहिए। जनरली नहीं, मैं तो बोलता हूँ कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वापस वो माने नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ही शुड क्विट हिज एडिक्शन, एंटायर ड्रग एडिक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। बट एनीवेज उनकी कुंडली अभी बहुत ज़बरदस्त है। फेम, और अभी भी मैं बता रहा हूँ, नेम और मनी, अब ये उनके लाइफ में उन्होंने लिख लिया है। और अब और एक चीज़ बता दूं मैं, जो व्यक्ति कभी भी किसी भगवान का नाम नहीं लेता, वो आज हर स्पीच के बाद में जय महाकाल बोलता है या हर हर महादेव बोलता है। सोचिए क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हनी सिंह के लाइफ में। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, बड़ा ही फैंटास्टिक एग्जाम्पल है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स है जिससे हम लोग लाल किताब से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। राइट राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं ये देख के कि आपने जो पहले बताए थे थ्योरीज में, वो अभी हमने एक लाइव एग्जांपल देखी है, वो भी एक इतने बड़े रिनाउंड सिंगर की, जिनका जिन पे पूरा का पूरा ये एप्लीकेशंस होल्ड करती हैं। राइट, कुछ कुछ और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कुंडली में ना एक और चीज़ हो गई है, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ था, आपको पता है, हनी सिंह बादशाह के बीच में, हनी सिंह रफ्तार के बीच में।
देखिए क्या हुआ है, आपको जैसे पता है दैट आई एम इनटू द एस्ट्रोलॉजी फील्ड और मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे इन चीज़ों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो वो वर्क रिलेटेड, मैंने क्या बोला था आपको, ये कर्म स्थान है, दिस इज़ योर वर्क, बराबर। अब अगर हम लोग देखें तो शनि के घर में सूर्य का प्रभाव, ये शनि को डिस्टर्ब करता है, यानी आपके काम को डिस्टर्ब करता है। अब वहीं पे देखिए उनका काम डिस्टर्ब हो रहा था, उनके साथ में पॉलिटिक्स जो हो गया वो सारा यहाँ पे हो गया, जो मामले सारे चल रहे थे उनके शत्रु, देखिए यहाँ पे केतु और मार्स हो गया, मार्स और केतु हो गया, ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसका मतलब कौन से घर इनके केस में मंदे परिणाम दे रहा है, ये मंदा परिणाम दे रहा है और ये घर मंदा परिणाम दे रहा है। और आपने नोटिस किया होगा इन्हीं चीज़ों से इनका प्रॉब्लम चल रहा है ना। तो ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ जाती है। चलिए ये चीज़ मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बतानी थी आपको। और अभी जैसा आपने बोला कि ऐसे कोई और एग्जांपल्स है जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकता है, नन अदर देन अवर गौतम अदानी। अच्छा, गौतम अदानी जी की हम लोग जब बात करते हैं, गौतम अदानी जी आपके हिसाब से कौन है? बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और बहुत पैसे वाले। बहुत पैसे वाले। मैं बताऊँ, गौतम अदानी जी, आप जितनी बिजनेस कम्युनिटी देखोगे ना सर, कोई भी ले लीजिए, आप अंबानी जी ले लीजिए, रतन टाटा जी ले लीजिए, जितने भी आप बिजनेसमैन के नाम देखते हो, आनंद महिंद्रा ले लीजिए, बजाज परिवार ले लीजिए, सबसे ज़्यादा दिखाते नहीं है पर है स्पिरिचुअल। ओके। पूरी बिजनेस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति कौन है? गौतम अदानी। इनके जैसा कोई दूसरा स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं होगा। बस ये इतना है कि ये शो ऑफ नहीं करते हैं, ये कभी अपने स्पिरिचुअलिटी को शो ऑफ नहीं करते, ये कभी अपने प्रेजेंस का शो ऑफ नहीं करते, और इसका लाभ उनको भर भर के मिलेगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, हमेशा इनकी कुंडली कितनी ब्यूटीफुल है आप ही देख लेना। अब यहाँ पे ये हमारा कर्म स्थान है, दिस इज वर्क, ये हमारा लक है, दिस इज किस्मत, और ये हमारा इनकम है, दिस इज आय, है ना। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। अब ये जो लक जिसके हाथ में आता है वो है गुरु। ये जो पूरा घर है, घर का ये बोल दीजिए आप कौन ओनर, करंट ओनर जिसका ये घर है, मैंने अब थोड़ी देर पहले बोला था ना, एक घर का ग्रह कॉन्सेप्ट होता है और ग्रह का घर कॉन्सेप्ट होता है, तो उस हिसाब से ये घर का जो ओनरशिप है वो गुरु के हाथ में। गुरु के मित्र कौन है? सूर्य, चंद्र, मंगल। देखिए मंगल यहाँ पे आके बैठ गए। अब मंगल यहाँ पे आके बैठ गए तो ये घर जो होगा ये नेक प्रभाव देगा, मतलब इनके लक के ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता। ये जिस फील्ड में हाथ डालेंगे ना, अभी आपको पता है अदानी वन आ रहा है। यस। अदानी वन क्या है? अदानी वन एक क्रेडिट कार्ड है, बराबर, जो क्रेडिट दे रहा है, लोन दे रहा है, पैसों में डीलिंग होने वाला है, वो देखना कितना चलेगा। सबसे ज़बरदस्त वो चलने वाला है, क्योंकि अदानी जी के मार्स के सारे प्रोजेक्ट सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। अब उसके बाद में देखिए ये है कर्म, दैट इज़ वर्क। ये कौन गवर्न करता है? शनि। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, शनि और बुध का रिश्ता बड़ा प्यारा है। इसका मतलब ये घर भी नेक प्रभाव दे रहा है, मतलब कर्म स्थान से भी उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, 101% नहीं दिक्कत होने वाली है। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सन, यानी सूर्य 11th हाउस में। खाना नंबर 11 किस चीज़ का है? खाना नंबर 11 आय का है, यानी इनकम का है। अब यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा ध्यान देता है? यहाँ पे भी गुरु ध्यान देता है। अब यहाँ पे भी गुरु के ध्यान देने की वजह से, गुरु के मित्र कौन है? सूर्य, चंद्र, मंगल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, तो उसमें देखिए सूर्य देव आके बैठे, मतलब ये घर भी नेक प्रभाव दे रहा है। आप मुझे बताइए, जिस कुंडली में लक अच्छा हो, कर्म अच्छा हो और इनकम अच्छा हो, उसको और कुछ चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। एक गड़बड़ है, लॉसेस। हॉस्पिटलाइजेशन, लॉसेस एंड डिसीजेस। अगर गौतम अदानी जी ने ये आने वाले 7 साल के अंदर, विद इन 7 ईयर्स, अपने हेल्थ पे प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया, और स्पेसिफिकली मैं बता देता हूँ कहाँ पे, केतु और राहु, इन दोनों पे अदानी जी ने ध्यान नहीं दिया, तो उनकी कुंडली में सडन डेथ के योग बन रहे हैं, है ना। डिसीजेस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ, इनको संभालना होगा इनको। और अगर ये थोड़ा सा, मैं आपको इसका भी उपाय बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए गौतम अदानी जी ने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इस पे कॉन्कर करना है उनको डिसीजेस ना हो, है ना, उनकी लाइफलाइन थोड़ी अच्छी हो, है ना, तो उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करे, ऑर्फन्स यानी अनाथ बच्चे होते हैं, ऑर्फनेज को जितना ज़्यादा चला सकते हो उतना ज़्यादा चला है,
बड़ा ही मज़ा आएगा। सिर्फ अनाथ आश्रम चलाना है, कुछ नहीं करना है। पैसा है, आप चला सकते हो, नहीं चला सकते। मैं चला सकता हूँ, नहीं चला सकता, वो चला सकता है, बहुत अच्छे लेवल पे चला सकते हैं, और एक नहीं अनेक अनाथ आश्रम चला सकते हैं। मैं गारंटी से दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अगर जिस वक्त में गौतम अदानी जी ने अनाथ आश्रम अडॉप्ट कर लिए ना, सारे के सारे ऑलमोस्ट जितने हो सकते हैं उतने अनाथ आश्रम अडॉप्ट कर लिए ना, उनके जो लॉसेस बुक कर रहे हैं वो कुछ टाइम से, लॉसेस मतलब हिडनबर्ग केस हो गया, हिडनबर्ग का जो प्रॉब्लम हो गया था वो भी नहीं होंगे सर, वो भी निकल जाएंगे। अब देखो ना, ये हो गया शत्रु। मैंने राकेश इफेक्ट के बारे में बात किया था, केतु और शनि, देखो केतु और शनि शत्रुओं में बैठा हुआ है। हिडनबर्ग से बड़ा शत्रु कोई नहीं है इनका, और इनके साथ में यही प्रॉब्लम होने वाला है, इनको इनके शत्रु से ही बचना है हमेशा। तो ये केस जब सॉल्व हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। बस मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अदानी जी देखिए एक एसेट ही है हमारे इंडिया के लिए, तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वो एटलीस्ट अनाथ आश्रम जो है वो अडॉप्ट कर ले और थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान दे, बस ये एक रिक्वेस्ट रहेगा वेरी मेरा। राइट। आपने 12वां घर बताया था जो है लॉसेस का घर होता है, हाँ, उसमें वीनस और राहु बैठे हैं, तो इनका कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा? एग्जैक्टली वीनस और राहु देखिए, इसमें प्लस पॉइंट कैसा हुआ, यहाँ पे वीनस आके बैठा हुआ, ये पोजीशन ठीक है। इतिहास गवाह है, आप देख लेना, गौतम अदानी जी अपने बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और उसी तरह वो टेक्नोलॉजी पे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ पे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। उनकी वाइफ का नाम प्रीति, मुझे अभी भी याद है ठीक है। देखिए वो प्रीति मैम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गौतम अदानी सर, क्यों? क्योंकि 12th हाउस में वीनस बैठा हुआ है। आप उनको 10 गालियाँ दे दो, शांत है, सह लेंगे। आप प्रीति मैम को एक गाली भी मत दो, कुछ बुरा बोल दो उनके बारे में, फिनिश्ड। इतना प्यार करते हैं अब से। एक फॉर्मूला प्रूव हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, ये लॉसेस जो है ये मेजर लॉसेस नहीं है, बट यहाँ पे बैठे हुए जो राहु है ये इनके बीच बीच में ट्रबल करते रहेगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ भी हुआ तो भी, जैसे अभी जो मीडिया में सुर्खियाँ चल रही है, दैट गौतम अदानी विल बी द सेकेंड ट्रिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं इसको बोलूँ तो ही विल नॉट बी द सेकेंड ट्रिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड, बट या ही विल बी द इन द टॉप 10। सेकेंड नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्लानिटरी पोजीशंस अभी भी अच्छे हैं। मुकेश अंबानी जी के प्लानिटरी पोजीशंस अच्छे हैं। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो मार्क जकरबर्ग के प्लानिटरी पोजीशंस काफ़ी अच्छे हैं। ही विल बी इन द टॉप 10 फॉर श्योर, इतना तो है। नॉट सेकेंड बट टॉप 10 इज़ माई गारंटी, वो वहाँ तक तो पहुँच जाएंगे पक्का। ग्रेट। यस। ठीक है, ये आपने अडानी जी के बारे में बता दिया। कुछ कुछ ऐसी ऐसी कुंडली भी है कि हमारे पास किसी ऐसे पर्सनैलिटी, किसी ऐसे शख्स के बारे में जाने जो अभी स्टैग्नेंट फेज में है, या फिर मतलब एकदम अभी लो की चल रहे हैं, पर आने वाले टाइम में उनका बहुत नाम हो सकता है? कोई ऐसी पर्सनैलिटी है देख ले, आपके पास? आ जाइए, ये आ गए हमारे भुवन बम जी। भुवन बम जी का नाम सुना है आपने? जी बिल्कुल सुना है, क्या सबने बात सुन है, रखा होगा। क्या बात है। लोगों ने तो इनको बोल दिया अगले शाहरुख खान है इंडस्ट्री के। क्योंकि इन्होंने अपना डेब्यू मूवीज में भी कर लिया, सीरीज में भी कर लिया। एग्जैक्टली, बड़ी कम जैसे शाहरुख खान जी ने एक छोटे से सीरीज से अपना शुरुआत किया और नाउ ही इज़ द किंग ऑफ द बॉलीवुड, तो वो सेम छवि लोग भुवन बम के अंदर में भी देख रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, भुवन बम जीतेंगे, इस बात में कोई डाउट ही मत रखना। एक थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिए बराबर सैटर्न अपने पोजीशन पे बैठे हुए हैं, मतलब जो भी वर्क करेंगे वो वर्क में 101% ग्रो तो करेंगे, क्योंकि ये कर्म स्थान है और यहाँ पे सैटर्न है, सैटर्न का सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है ये, तो 101% वो यहाँ से जीत जाएंगे। बट अब प्रॉब्लम कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ, उनको दिक्कत होगी, भले ही लोग बोल रहे हैं आज की डेट में ही इज़ द नेक्स्ट शाहरुख खान ऑफ द बॉलीवुड, ही इज़ द नेक्स्ट शाहरुख खान ऑफ द बॉलीवुड, लक मार खा जाएगा बार बार। लिख के दे रहा हूँ स्टैम्प पेपर पे, खाना नंबर 9 में देखिए यहाँ पे लक गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मर्क्यूरी का प्लेसमेंट और यहाँ पे वीनस का प्लेसमेंट, ये इनके लक को पूरी तरीके से गड़बड़ कर रहा है। और ऐसे केसेस में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जुपिटर को स्ट्रेंथ है, यहाँ पे मर्क्यूरी और वीनस। बहुत सारे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलते, लेकिन मैं इस केस को पूरी तरीके से मानता हूँ, ये पितृ ऋण वाला केस है। पितृ ऋण, देखिए वैदिक का पितृदोष अलग है, वो दैट इज़ डिफरेंट, एंड लाल किताब का पितृ ऋण इज़ अ डिफरेंट केस। तो इस केस में अगर हम लोग देखें ना तो ये पितृ ऋण वाला केस है, और उसका असर आपको बताया होगा, मतलब पता ही होगा ऑलमोस्ट। भुवन बम ने अपने पेरेंट्स को बड़ी कम उम्र में खो दिया। रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था, ये पितृ ऋण का असर है ना। तो अगर भुवन बम अपने इस पितृ ऋण के कॉन्सेप्ट्स को
नील कर दे अपने लाइफ से। करना कुछ भी नहीं है, 43 डेज सिर्फ गाय को पके हुए चावल खिलाना है, 43 दिन। क्या डिफ़िकल्ट है? कोई डिफ़िकल्ट वाली चीज़ नहीं है। तो इतना भी अगर उन्होंने कर लिया ना, तो मैं स्टैम्प पेपर गारंटी के साथ लिख के दे देता हूँ, ही इज़ द नेक्स्ट शाहरुख खान ऑफ द बॉलीवुड। बस ये वाला संभाल ले। और मुझे यकीन है कि ये वीडियो जो है, ये हमारा जो लिसनर है, जो पॉडकास्ट हमारा सुन रहा है या देख रहा है, ये इसको ज़रूर इतना शेयर करेंगे कि ये एक टाइम तक भुवन बम तक भी पहुंच जाए। 101%। देखिए, भुवन बम एक नेचर से बहुत अच्छे इंसान है ना। और भुवन बम तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए, तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे नेचर, जैसे शाहरुख खान का एक नेचर अच्छा है, किंग बने ऑफ द बॉलीवुड, मैं चाहूँगा कि भुवन बम जैसा एक अच्छे नेचर वाला आदमी किंग बने बॉलीवुड का। तो इसीलिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा सभी व्यूवर्स को कि इसको जितना ज़्यादा हो सके सब तक शेयर करें, इसको थोड़ा सा वायरल करें, इसको जितना ज़्यादा पोस्ट हो सकता है उतना ज़्यादा पोस्ट करें। हम लोग कहीं ना कहीं कीवर्ड भुवन बम यूज़ कर लेंगे ताकि उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँच जाए। राइट। राइट, क्योंकि बहुत अच्छा है और नेक दिल लोगों की मदद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यस। अच्छा सर, आपने अभी मुझे भुवन बम जी की कुंडली में जब चीज़ें समझा रहे थे, तो आपने एक वर्ड मेंशन करा है, रिन, रिन करके। तो क्या रिन यानी कि डेट, डेट ही कहना चाह रहे हैं आप? एग्जैक्टली, ऋण यानी डेट, लाल किताब का कर्जा। ओके, तो लाल किताब में क्या ये कुछ सेपरेट प्रोविजन है कि ये लाल किताब का कुछ सेपरेट कॉन्सेप्ट है क्या, डेट? यस, ये लाल किताब का सबसे सेपरेट और सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अब इसमें हम लोग देखें, ये लाल किताब का डेट या लाल किताब का ऋण होता क्या है। मुझे एक बात बताइए जनाब, जब आप कर्जा लेते हो बैंक से, बैंक छोड़ता है क्या? नहीं नहीं, जब तक लोन रीपेमेंट नहीं हो जाता तो नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ेंगे। ये तो पूर्वजों का कर्जा है, कैसे छोड़ेगा? अच्छा। बैंक आपका कर्जा माफ नहीं करता है, ये पूर्वजों का कर्जा है जो बड़े लेवल पे करके गए वो। अब इसमें बताए कर्जे में क्या होता है, कर्जा आपके भाई ने किया है, भुगतना आपको पड़ेगा पिछले जन्म में। पिछले जन्म की बात है, मतलब अगर आपके भाई ने उसके पिछले जन्म में कर्जा किया है तो आपको भुगतना पड़ेगा। आपके पितरुओं ने, अब पितरु यानी कौन? आपके एंसेस्टर्स, यानी आपके पूर्वज, आपके पूर्वजों ने कोई कर्जा किया है, भुगतना तो पड़ेगा। आपने अगर किसी स्त्री को परेशान किया है, किसी भी स्त्री को अगर आपने परेशान किया है तो भुगतना आपको पड़ेगा। अब ये कब? आपके पूर्वजों ने किया होगा या तो अपने पिछले जन्म में किया होगा। तो जो भी पाप आप अपने पिछले जन्म में करते हो, या जो भी पाप आपके पूर्वज करते हैं, उसे ऋण कहा जाता है। ऋण, ऋण, डेट, लायबिलिटी और लोन ऑफ लाल किताब। करे कोई? भरे आप। भरे कोई नहीं, भरे आप सीधा। जिसकी कुंडली है उसकी कुंडली में अगर कोई भी ऋण आ गया, समझ जाना उसके लाइफ में डाउनफॉल शुरू। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस पॉडकास्ट टिल एंड। आई होप आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से। बहुत कुछ सीखना पड़ा है अभी। आई गेस वी हैव लर्न जस्ट द फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंट फ्रॉम सर, राइट? इतना बड़ा सागर है ज्ञान का। आप इनको बहुत रेपिटेटिवली हमारे चैनल पे सर को देखेंगे। वील बी कंटिन्यूइंग विद मल्टीपल पॉडकास्ट विद हिम ऑन लाल किताब। लाल किताब के क्वेश्चंस जो आप लोग कमेंट्स में डालेंगे, आपकी क्यूरियोसिटीज, उन्हीं पे हम और पॉडकास्ट बिल्ड करेंगे। लाल किताब वास्तु के बारे में सर ने कहा, वैदिक वास्तु मर्ज्ड विद लाल किताब, इस पे मल्टीपल पॉडकास्ट तो आप आगे बहुत बार देखने वाले हैं सर, महेश सर को हमारे साथ। तो यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर थैंक यू फॉर सो मच कमिंग। सर, इट वॉज रियली ग्रेट टाइम विथ यू, थैंक यू सेम सो है मच। सर।